ही माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मिस्ट्री लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी ना भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड स्लिप्स का सीज़न 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने मेंबरशिप वाली स्टोरी पे 119 का टिक लगाया है। अब मैं वापस से आप लोगों से कह रही हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, ओनली फॉर वही ख़रीदेंगे, बाकी कोई शिकायत नहीं पालेगा। तीनों चैनल पे स्टोरी चल रही है, वन शॉट्स भी आ रहे हैं। मेंबरशिप की स्टोरी थोड़ी अलग होती है बाकी स्टोरी से, दैट्स वाई। वो मेरी मेहनत है, प्लस वो नॉवेल्स में जाती हैं, इसलिए तो मैं अपनी मेहनत के लिए लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो जो लोग इच्छा है, जिनको ख़रीदना है, ओनली फॉर वही ख़रीद के मेंबरशिप स्टोरी को, जो कि मैंने फूजोसी गोलवाल वाले चैनल पे लगाया हुआ है, वो सुन सकते हैं। बाकी अदर्स के लिए बाकी अदर्स प्लेटफॉर्म्स है तो वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल से नवरात्रि चल रही है तो मैंने हॉट पार्ट के बारे में अभी सोचा नहीं है, बाद में देखा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीजन 2 को, जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उस वाले में वो जो कैफिन था वो समुद्र में फेंक दिया गया था और मछुआरों के द्वारा बचा लिया गया था। खैर हम उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी को ताबूत के अंदर डाला जा रहा था। वो उसकी दोनों हाथ उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखा हुआ था, बीच में गुलाब का फूल रखा हुआ था और उसे एक हिस्टोरिकल ड्रेस वेयर कराया गया था। और वो इंसान को उस ताबूत के अंदर डाल करके एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोद करके और उस पे उसे दफन कर दिया जाता है। उसके ऊपर एक पेड़ को लगा दिया जाता है निशानी के तौर पे, और वो वहाँ पे लिख दिया जाता है ब्लड स्लेब्स, क्योंकि वो ऐसा जगह था जहाँ पे जाना वर्जित था। ये गुस्सू के हाईटेक इलाके में था, जो कि पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था। पूरे 100 साल बाद लैब रिसर्च के अंदर एक कैफीन को लाया जाता है और वो कैफीन उस एक कमरे में रखा जाता है। वो कमरे को अभी तक सील्ड किया गया था और उसे कोई भी खोला नहीं गया था। तभी एक शख्स भागते हुए आता और कहता है, सभी लोगों को यहाँ पे आना है अभी के अभी, जस्ट। इतना बोलना हुआ था कि जितने भी एम्प्लॉयज और स्टाफ मेंबर थे सारे आ गए थे। तभी एक शख्स पीछे मुड़ते हुए कहता है, तो सारे आ गए? सब चिल्लाते हुए कहते, यस सर। नी मिंजे बोलना स्टार्ट करता है, हम लोग रिसर्च डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमें खादान से कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। साथ में हमें एक कैफ़ेन भी मिला है। कहा जाता है कि ये कैफ़ेन 100 साल पुराना है, तो इसे संभाल कर खोला जाएगा। और मैं ये काम वी डिपार्टमेंट के लैब रिसर्चर को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं और चीज़ों को बारीकी से जांच करते हैं। तभी दूसरा वाला जो लैब रिसर्चर था वो मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा क्यों? और वो कोई और नहीं, वो हाईक्वान था। हाईक्वान नहीं, हक्कान था, हक्कान। तो हाकान कहता है, बट ऐसा क्यों सर? तो कहता है, बस ऐसे ही हाकान, तुम रहने दो, तुम्हें मैं दूसरा काम दे दूंगा। वो कहता है, ओके सर। तभी विंग बोलता है, बट सर मैं ही क्यों? तो नी मिंजू कहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि वो मैं तुम्हें दे दूं, तो तुम उसके ऊपर से रिसर्च कर सकते हो। तो विंग कह देता है, ओके सर। उसके बाद नी मिंजो मीटिंग डिसमिस बोल करके मीटिंग ओवर कर दिया जाता है। वहाँ से नी मिंजो के चले जाने के बाद हाकान और विंग एक दूसरे के सामने आते हैं। हाकान विंग को देखते हुए कहता है, हे डूड, हर बार सर तुम्हें क्यों चुनते हैं? मुझ में ऐसी क्या खराबी है? हाँ, इतना बोलना हुआ ही था। तो विंग कहता है, तो फिर मेरे साथ काम कर लो, प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें वो कैफीन देखना है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है उस ताबूत के अंदर? हाकान कहता है, क्या तुम अपने प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर करने वाले हो? क्रेडिट भी मैं ही खा जाऊंगा। विंग कहता है, क्या क्रेडिट क्रेडिट करते रहते हो? 4 दिन की जिंदगी है, मस्त खाओ पियो और ऐस करो, कहाँ झंडे गाड़ने हैं तुम्हें जा करके। तो हाकान कहता है, सही कहा। वैसे भी मैंने सुना कि हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें मिली हैं, तो क्या मैं देख सकता हूँ? तभी एक शख्स बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता, बिल्कुल नहीं,
ये हमारे डिपार्टमेंट का है और हमारे लोगों ने इसे ढूंढा है, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में जाओ और जाकर वहाँ ढूंढो। ये कहता हुआ मिंग याओ विंग के हाथों को खींचते हुए लेकर जाता है। विंग कहता है, याओ ये क्या कर रहे हो? और यहाँ पे विंग और याओ, विंग जो हमारा 26 साल का है और जो हमारा मिंग याओ है वो 23 साल का है, 3 साल छोटा है वो। तो याओ कहता है, हे डूड बस करो। पता नहीं क्यों जब भी मैं हाकान को देखता हूँ ना, एक अजीब सी वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि मैं उसका ना नाक तोड़ दूँ। उसकी नाक ना थोड़ी टेढ़ी है, तुमने गौर किया? विंग कहता, ओ रियली? मैं उसका हमेशा नाक ही चेक करता रहूंगा कि इसकी नाक टेढ़ी है, कैंची ले जाओ और काट डालो। तो मिंग्याओ कहता है, मेरा बस चले तो मैं तो काट ही डालूं। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज का बीप होता है और वो देखते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, बस आ गया तुम्हारा वो 6 फीट लंबू का मैसेज। तो मिंग्याओ कहता है, सही कहा। मैं कहा 5 फुट 5 इंच और वो कहा 6 फुट 8 इंच। बताओ यार, मुझे तो ऐसे ऐसे करके देखना होता है। मेरी गर्दन में कभी कभी ना नस चढ़ जाती है। तो विंग कहता है, हील्स वाले सैंडल पहन लिया करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, बड़ा आया। इतना बोल करके और वो दोनों अंदर आते हैं। वहीं पे जैनब जैनब ना वो सारे हिस्टोरिकल चीज़ों को ना क्लीन कर रही होती है। विंग आते कहती, हे हाय जैनब। जैनब कहती है, हेलो। कुछ देर बाद आते तो तुम्हें सरप्राइज मिलता। तो इस पे विंग कहता है, ऐसे क्या ढूंढ रहे हो जो सरप्राइज मिलने वाला था? जानब कहती है, देखो तो सही क्या मिला मुझे। और इतना बोल करके और वो एक खंजर दिखाती है, जिसे देखने के बाद वो लोग कहते, ओ एम जी, ये किस तरह का खंजर है? तो जानब कहती है, पता नहीं। और इतना बोल करके और वो विंग को देती है। विंग ना उसे खोलने का ट्राई करता है, बट विंग के हाथ से ना नहीं खोल रहा था। फिर वो जो था ना जो हमारा मिंग गया था वो भी खींचता है उस खंजर को, पर उससे भी नहीं खोलता है। जैनब कहती है, हे बड़ी, मैंने खोला था तो खुल गया था, तुम लोगों ने कैसे खोला जो नहीं खोला? हाँ, इतना बोल करके वो खंजर खींच के निकालती है। खंजर के ऊपर ना ग्रीन कलर का नगीना लगा हुआ था और अंदर वो खंजर ना चांदी का बना हुआ था। तो जैनब कहती, ओएमजी, ये खंजर तो सिल्वर का बना हुआ है। विंग विंग उस खंजर को देखता है और उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो ना कट लग जाता है उस खंजर के ऊपर। तो वो कहती, सिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? तो जो हमारी जैनब थी वो फटक से ना ब्लड साफ करे बगैर ही उस खंजर के अंदर ना उस चाकू को घुसेड़ देती है और वो ब्लड पूरा चाकू के ऊपर फैल जाता है और वो चाकू फिर से लॉक्ड हो जाता है। उसके बाद विंग ना उसे कहती है, हे सिट डाउन। उसके बाद इसके हाथों को फर्स्ट एड कर देती है और वो कहती है, क्या यार, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ दिखाना चाहती थी, पर क्या क्या तुमने? खैर छोड़ो, ये चाकू बहुत ये है, मैं इसे बाद में देखूंगी। इतना बोल कर वो अपने कोट में वो रख लेती है कि मैं इसे बाद में क्लीन कर लूँगी और बाद में इसको देखूंगी मैं। फिर उसके बाद वो तीनों ना उस सारे सामान जो मिले थे ना वो सभी चीज़ों को ट्रेक आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंग कहता है, पहले एक बात बताओ मुझे, वो कहाँ मिला ताबूत? तो मिंग्या कहता है, पता है, कल हमारे रिसर्च के जितने भी मेंबर्स थे, जिसमें से शाराब, जैक्सन और नीहेसन और उनकी पूरी टीम, ना वो हमारे टीम वर्कर्स हैं। तो विंग कहता, हाँ तो उन लोगों को कुछ क्लू मिला था कि गुसू में ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी और कुछ पेड़ काटे जा रहे थे। तो वो लोग ना, उन्हें डाउट हुआ कि अचानक से इतने सारे उधर के पेड़ क्यों काटने लगे थे। और वो लोग ब्लड पेड़ थे, जब कटते थे तो ब्लड आता था। तो डाउट्स होने की वजह से वो लोग वहाँ पे जब रिसर्च करने के लिए गए तो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड ना काम नहीं कर रहा था। तो दैट्स वाई वो लोग कुछ पेड़ों को काट कर ज़मीन को ना ऐसे खंगाल स्टार्ट करे। एक पेड़ के नीचे ना ये ताबूत गड़ा हुआ मिला और पता नहीं ये कौन है, क्या है, जिंदा है या मरा हुआ, आई डोंट नो। बट ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम में, उस टाइम जोन में ना, हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जो राजा होते थे वो कभी कभी अमर होने के लिए ना ब्लड का सेवन करते थे। ऐसे ब्लड जो कि गोल्डन ब्लड होते थे। तो विंग कहता है, गोल्डन ब्लड ही क्यों? तो कहता है, क्योंकि गोल्डन ब्लड ना उन्हें जीवन दान देता है और जिनको गोल्डन ब्लड होता है ना उन्हें ब्लू मून की रोज़ ना थोड़ी सी परेशानी आती है। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है, ओ अच्छा, ऐसा क्या? फिर उसके बाद वो ना मिंग्या से पूछता है कि अगर मान लो कि अगर गोल्डन ब्लड किसी का रहा, गोल्डन रेशियो का ब्लड रहा, तो क्या वो गोल्डन ब्लड से वो इंसान जिंदा हो सकता है? मिंग्या कहता है, आई डोंट नो डूड,
बट ऐसा माना जाता है कि हाँ, हो सकता है अगर वो मृतजीवी हुआ या फिर ड्रैकुला या वैम्पायर टाइप्स इंसान हुए तो। क्योंकि अभी के टाइम ज़ोन में हम उन्हें ये ऐसे ही बोलते हैं, पर उस समय रक्त पिशाच बोला जाता था। तो कहता ओह! अच्छा ऐसा क्या? और उसके बाद वो लोग वो सभी चीज़ों को ये कर रहे थे, तो ज़ैनब कहती है हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने भी सुनी हैं। ये पहले हुआ करती थी, कुछ राजा इसका सेवन करते थे ताकि वो अमर हो सके और अपने वंश को आगे बढ़ा सके जब उनके वंश में वंशावली नहीं होती थी तो। तो वो अपने पार्टनर का पुनर्जन्म लेने के लिए वो वेट करते थे। तो इतना सुनना हुआ ही था, तो विंग था अजीब प्रथा नहीं थी कि अपने पार्टनर्स के लिए इतना-इतना लंबा दिन वेट करना और इंसानों के बीच रहना। तो ज़ैनब कहती है सुनने में ये बातें थोड़ी दकियानूसी लगती है, पर इन रियलिटी सही है और वो लोग कभी भी आम इंसान को हार्म नहीं करते थे, पर अभी का पता नहीं। खैर हम उसे कब खोलने वाले हैं विंग? तो विंग कहता है अ, हम कल खोलने वाले हैं, अभी नहीं। इसीलिए हम रहने देते हैं, बाद में खोलेंगे, ठीक है? और इतना बोल करके वो लोग वापस से जो हिस्टोरिकल टाइम्स उनके जैसे फ्लावर वॉस हो गया, चाय पीने के लिए कप प्यालाज़ हो गए, जो कि थोड़े सोने-चांदी के और अजीब मिट्टी के जो यूनिक डिज़ाइन्स के होते थे, वो कारीगर की गई खंभे वगैरह, तो वो उन लोगों के ऊपर ना रिसर्च करना, क्लीन करना, धरोहर के रूप में ना सहेज के रखना स्टार्ट कर चुके थे। तभी हमारे जो मेंग्या था ना, उसे क्लीन करते वक़्त ना उसे एक अंगूठी मिलती है और वो देखते हुए कहता है, "ये क्या है?" तो इतना सुनना हुआ ही था, तो विंग कहता है, "दिखाओ मुझे।" लेकिन वो जैसे अंगूठी विंग लेता है हाथ में, वो चमकने लगती है और उसमें गोल्डन नगीना लगा हुआ था। विंग कहता है, "ओह माय गॉड! ये तो चमक रहा है।" ज़ैनब हाथ में लेती है, तो वो साइन करना बंद कर देता है। फिर जब मेंग्या हाथ में लेता है, तब भी वो साइन करना बंद कर देता है। उसके बाद विंग कहता है, मैं टच करूँ क्या?" फिर इतना जब वो टच करता है तो वो साइन करने लगा था। जब वो अपना हाथ हटाता है ज़ैनब के हैंड से, फिर वो ऐसे मतलब ना बुत गया था, मतलब कि वो चमक ना ख़त्म हो गई थी। ज़ैनब कहती, "विंग 1 मिनट हाथ दो।" फिर उसके लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में उस फिंगर को डाल देता है। जैसे ही वो फिंगर विंग के हाथ में जाती है, वो फिंगर ना सर्प का आकार ले लेता है और पूरे फिंगर्स में ऐसे अमीट जाता है पतले-पतले वायर्स के रूप में, और उसके ऊपर ना वो गोल्डन नगीना ना एकदम लगा हुआ था। यूनिक डिज़ाइन पैटर्न में बदल गया था। विंग कहता है, ये क्या हुआ? इसे निकालो ज़ैनब।" और ज़ैनब और मिंग्यो तीनों दोनों मिल कर के विंग के फिंगर से वो जो नगीने वाली अंगूठी थी वो निकालने का पूरा प्रयत्न करती है, बट ना ही ज़ैनब निकाल पाई, ना ही मिंग्यो। तभी वहाँ पे नी मिन्जो आते हुए कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है गाइस? तो विंग ने फटक से अपना हाथ खींच करके पीछे कर लेता और नथिंग सर, ये चीज़ें मिली हैं। खंजर ज़ैनब के पॉकेट में था और रिंग विंग के हाथ में था। उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें थी वो ऐसे रखी हुई थी, तो ये लोग क्लीन कर रहे थे। नी मुझे आते ही कहते, ओह माय गॉड! इस बार तो इतना ज़्यादा सब कुछ मिला है, यकीन नहीं होता कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। क्या वहाँ पे कोई हिस्टोरिकल टाइम ज़ोन रहा होगा? वहाँ पे तो अभी फ़िलहाल से जंगल ही जंगल है। तो विंग कहता है शायद हो सकता है कि रहा हो, तभी तो ये सभी चीज़ें मिल रही हैं ना सर। उसके बाद नी मिन्जो हर एक चीज़ को देखता है, जो कि यूनिक चीज़ें को देखकर उसकी आईज़ शाइन कर रही थी, और वो कहता है, शिट! मैं तो एक्साइटमेंट के मारे मरा जा रहा हूँ, अगर हम इसे कलेक्शन में बेचें तो कितना का मुनाफा आएगा। तो विंग कहता है, सर आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो नी मुझे कहते हैं, वैसे विंग मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुम रात के टाइम पे ना उस ताबूत को खोल सकते हो, जब सब चले जाएँगे तब। तो विंग कहता है, मैं अकेले? तो कहता है, हाँ, ज़ैनब ये काम देख लेगी और मिंग्यो इसका पूरा एनालिटिक्स करने वाला है, तो पहले ये कंप्लीट करा लेगा वो, फिर तुम्हारे पास आकर के और वो देख लेगा कि वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है ना? तब तक तुम ताबूत तो खोल लोगे ना? विंग कहता है, हाँ, हाँ, मैं खोल लूँगा। और इतना बोल करके नीमिंजे वहाँ से चले जाते हैं। लंच के टाइम में विंग और ज़ैनब और मिंग्यो वो तीनों बैठे हुए थे, तो मिंग्यो ना चैटिंग कर रहा होता है। विंग कहता है, हमेशा चैटिंग ही करते रहोगे क्या? जो है उसे बुलाकर तो लाओ, हमें मिलवाओगे नहीं क्या? इतना सुनना हुआ ही था, तो जो मिंग्यो था वो हँसते हुए कहता, वो 6 फीट लंबू को मैं नहीं बुला रहा। यार सच्ची बता रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा क्लिंगी है मुझसे कि हमेशा मुझे गोद में लेता है एंड देन मेरे बॉडी को ना स्निफ़ करते रहता है। मैं क्या ही बोलूँ? इतना सुनना हुआ ही था। तो ज़ैनब कहती, ओहो! लैला मजनू बस करो, मुझे सोहराब की याद आ रही है। सोहराब के बारे में सुन कर के
मिंग यो कहता है हाँ सोहराब तो फील्ड में होगा और उसके साथ नी हिसेंग भी होगा, जैक्सन होगा। तो जैनब कहती सही कहा, वो भूल गया है कि उसकी वाइफ यहाँ पे काम करती है। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहती है तो तुम कॉल कर लो। वो कहता रात को 10 बजे वो अपने टेंट में होगा तब मैं कॉल करूँगी, फिलहाल से तो नहीं, चलो खाते हैं। तभी वहाँ पे हकान आता है और हकान आते हुए कहता है हे, क्या तुमने ताबूत खोल लिया? मैंने सुना कि तुम उसे रात में खोलने वाले हो, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? विंग कहता है आई एम सॉरी, पर उस कमरे में सिर्फ मुझे जाना है और किसी को भी नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल करके और वो हकान को देख रहा था। हकान की आंखों में ना एक अजीब सी साइन थी। वो विंग को टच करते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा मीठी स्मेल करती है। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम कोई फालतू जानवर हो जो मेरी बॉडी को स्मेल कर रहे हो? हाँ, ये सूंघने वाली आदत कहाँ से मिली है तुम्हें? हाँ बोलो, कुत्ते की तरह सूंघते रहते हो मुझे, जब देखो तो मेरे हाथ को टच करते हो। और जैसे ही वो अभी हाकान विंग के हाथ को टच करने वाला होता है, अपने हाथ खींचते हुए चिल्लाता है जोर से। तो विंग कहता है हे क्या हुआ? और विंग जैसे ही लेफ्ट हैंड उसके हाथ पे रखता है, हाकान छिहुल जाता है अपने जगह से, कहता है तुम दूर दूर रहो मुझसे। विंग कहता है हे क्या हो गया तुम्हें? हाँ। हाकान कहता है मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। हाँ। फिर उसके हाथ में एक रिंग देखता है जो कि गोल्डन कलर का था। उसे देखते ही हाकान कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रिंग झूठ बोलते हुए कहता है ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग है, क्या ये अच्छी नहीं है? कहता एंगेजमेंट की रिंग किससे कर ली? तो रिंग कहता है मैं क्यों बताऊँ, ये तो मेरा प्राइवेट मैटर है ना, फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैंने किससे करी? बस इतना बता रहा हूँ कि मैंने कर ली। तो कहता है हाँ हाँ जो भी है, पर थोड़ी अजीब है ये रिंग। तो कहता है हाँ तो जैसे भी है उसने मुझे पहनाई है तो मैंने पहन ली है, दैट्स इट। हाकान कहता है ओह अच्छा, तुम्हें पता है इस रिंग का मतलब? तो विंग कहता है नो, उसने पहनाई मैंने पहन ली, क्या कोई प्रॉब्लम है? इतना बोलकर वो अपने हैंड ना वापस बढ़ा रहा होता है। तो हाकान कहता है मुझे काम है, और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। जैनब अपने दोनों हाथों को ना इंटेंगल करके हाकान को बस नोटिस कर रही होती है और घूर कर देख रही होती है। अचानक से उसकी आईज के बीच में बिल्ली जैसी आईज आ जाती है और वह हाकान को ना हड़बड़ाते हुए और उसके सिम्टम्स को नोटिस करती है। देन कहते हे विंग, मुझे भूख लगी है, और अपनी आईज क्लोज करके वापस से अपनी आईज को नॉर्मल करती है वो। विंग बैठते हुए कहता है इसे क्या हुआ, ये कुकुरमुत्ते की तरह उछल के क्यों गया? हाँ। मिंगिया कहता है पिछवाड़े में इसको कांटे चुभे होंगे इसलिए कुकुरमुत्ते की तरह उछल गया, छोड़ो ना, फुदकू की तरह तो उड़ के आ जाता है, पता नहीं क्यों तुमसे चीप होते रहता है। उसको तो मेरा मन करता है कि मैं उसको ना धनी के पैर पे लटका दूँ। इतना सन्ना हुआ ही था तो विंग कहता है अपने धनी के पैर को ना संभाल के रखो, समझे ना, क्या पता वो धनी के पैर पे भी एडजस्ट ना कर पाए तो कहता है क्रेन ले जाके मैं चढ़ा दूंगा उसके ऊपर, देख लियो। तो विंग कहता है रिलैक्स बडी रिलैक्स्ड, वैसे अपने उस छपफुटिये से बात तो कर ले तू। इतना बोल करके तो जैनब कहती हे गाइस शट अप एंड देन चलो हम ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। और इतना बोल करके और वो ऑर्डर करता है खाने को। जहाँ पे वो जब ऑर्डर करता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी। पहले क्या था कि विंग ना सी फूड खा लेता था। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सी फूड खाने के लिए। वो सारे लोग जब सी फूड खा ही रहे होते तो विंग भी एक बाइट अपने चम्मच से उठा करके मुंह में डालता है, और जैसे ही वो डालता है उसे इतनी जोर की वॉमिट आता है कि वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए डस्टबिन में सारा सी फूड उगल देता है। जैनब कहती क्या हुआ विंग? विंग कहता है नथिंग, पता नहीं क्यों मैंने ये जब मुंह में लिया तो ऐसा लगा जैसे कि मैं इसे खा नहीं पा रहा हूँ। इतना सन्ना हुआ है था तो जैनब कहती बट तुम्हें तो ये पसंद है ना? कहता हाँ पता नहीं, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। फिर वो एक बार और लेता है ना तो सी फूड उसमें मिक्स था जिस वजह से उसे फिर से वॉमिट आती है और वो फिर से उल्टी कर देता है। विंग कहता है ये क्या हो रहा है मुझे? तो जैनब कहती है अच्छा ठीक है तुम ये सूप पी लो। और विंग ना वो सूप पी पा रहा था। हालांकि विंग को काफ़ी भूख लगी थी इसलिए वो सूप के साथ साथ कुछ वेजेस भी मंगाता है और फ्राइड राइस के साथ में वो खा लेता है। और सी फूड को देख के उसे ललचाई आंखें से देख रहा होता है। मीगा कहता है अरे यार इस सी फूड को ना धनी के पैर पे लटका दे तू, तेरे अंदर नहीं जा रहा ये, तुझे क्या हो गया, तुझे मूड स्विंग्स क्यों आ रहे, तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया? विंग कहता है सड़ा कुछ भी, मतलब कुछ भी। और इतना बोल करके और वो मिंगो को घूर रहा था। तो जैनब कहते रिलैक्स्ड गाई, चलो वापस काम करते हैं। और इतना बोलने के बाद वापस से वो लोग अपने काम पे लौट जाते हैं। काम पे आने के बाद वो जो विंग था ना कहता है शाम का वक्त हो चुका था, गाइस मैं अंदर जा रहा हूँ, उसे क्लीन करने में भी 1 घंटा लग जाएगा। तो
जो महंगा था वो कह देता है तब तक मैं ना जैनब के साथ ना सारा एनालाइज कर लेता हूँ। तभी उसको कॉल आ जाता है, कहता है हे गाइस मैं कॉल ले लेता हूँ। फिर वो खोपचे में चला जाता है जहाँ पे वो छः फुटिये से बात कर रहा था। हम बाद में जानेंगे छः फुटिया कौन है। बहुत सारे लोग गेस कर चुके होंगे और उनका गेस बिल्कुल सही है। बहुत सारे मिस्ट्री एंड प्लॉट से बाद में ओपन होते जाएंगे, आराम से स्टोरी को सुनो, ठीक है। दाओ तो जानब सारी चीज़ों को क्लीन करना स्टार्ट कर देती है और उसे भी कॉल्स आ गए थे। वो उसके हाथ में जो चाकू थी ना, वो उसको उसी वाले पॉकेट में वो हाथ डाल करके कॉल पिक करते हुए कहते हे हाय सोराब। सोराब कहता है हे मिस यू जान। जैनब कहती है मिस यू टू। तभी ना जैनब की आइज़ ना वापस से साइन करने लगी थी और वो ना सामने वाले मिरर में खुद को देख रही थी। जब वो हाथ बाहर निकालती है तो उसकी आइज़ नॉर्मल हो गई थी और फिर जब वो डालती है तो उसकी आइज़ फिर से ना ग्लो करने लगी थी। सोराब कहता है बेबी क्या सोच रही हो। तो जैनब कहती हाँ नथिंग सोराब, तुम क्या कैसे हो, क्या तुमने टेंट बनाया, तुम सेफ तो हो ना। तो सोराब कहता है हाँ सेफ तो हूँ, पर ये जोन ना थोड़ा अजीब है। एक कैफन भेजा है, क्या वो ओपन हुआ, पता चला उसके अंदर क्या है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे रक्त पिचास वाले लोग रहते थे पहले के टाइम, जो उनमें कोई राजा हुआ करता था जो कि उनके पूरे क्लैन के लोग ये रक्त पिचास थे। बट वो आम जनता के लिए मतलब हानिकारक नहीं थे और वो पूरे जो साउथर्न वर्ल्ड है ना उस पर राज करते थे। सही से तो पता नहीं लगा है, लेकिन मूल्यांकन करने में हम लोग लगे हुए हैं और कल हम पैलेस को विजिट करने वाले हैं। तो सोहराब की बात सुन जैनब कहती है और हाँ मैं यहाँ पे जितने भी सारे सामान तुमने सेंड करवाया है ना, तो उसे क्लीन करने में लगी हुई हूँ। तो धीरे धीरे होगा ना, अभी तक तो मैंने दो ही चीज़ों को क्लीन किया है और उसको साइड किया है। तो सोहराब कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बस वहाँ से आए हुए मुझे 5 दिन ही हुए हैं और इन 5 दिनों में मैं तुम्हें मिस करने लगा हूँ जैनब। जैनब कहती है आई मिस यू टू बेबी, बट मैं क्या कर सकता हूँ। तो सोहराब कहता है इसके बाद इजिप्ट का ट्रिप है, मेरे साथ चलोगी तुम। जैनब कहती है यस बेबी पक्का साथ में चलेंगे हम, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा लैब में काम करने का, मुझे भी तुम्हारे साथ फील्ड वर्क करना है। तो निहिर सिंह बीच में कूदते हुए कहता है हे चिल मारो, मैं हूँ तुम्हारे सोराब के साथ में, अगर उसे तुम्हारी याद आई तो मैं उसे हक कर लूँगा। जैनब कहती आई विल किल यू, नहीं है वो मेरा हस्बैंड है। निहिर सिंह कहता है और वो मेरा बेस्ट बडी है चड्डी वड्डी वाला, तो मैं तो उसके साथ चिपक के सो ही सकता हूँ। इतना सुनना हुआ था तो जैनब कहती है हाँ तुम दोनों भी ना, कभी कभी लगता है कि मुझे तुम दोनों मेरे सौतन हो। तो वो बोलता है सौरभ हे बेबी आई लव यू यार, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम हो कि। जैनब कहती है मिस यू टू बेबी, चलो मैं रखती हूँ। और उसके बाद वो वापस से ना अपना वो जो सामान सब था ना वो सब क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो जो विंग था वो अंदर आता है। डोर सिक्योरिटी लॉक था, तो वो अपने आईडी कार्ड से खोलता है, फिर डोर लॉक हो जाता है। उसके अंदर आते ही हाकान भी उसके पीछे आया हुआ था, पर सिक्योरिटी कोड का पासवर्ड ओनली फॉर नीमिंजे ने विंग को बताया था और किसी को भी नहीं, क्योंकि ओनली फॉर उस रूम में नीमिंजे ने विंग को बोला था जाने के लिए, इसलिए सिक्योरिटी कोड पास करा ही नहीं गया था किसी के पास। हाकान जब विंग के जाने के बाद जब वहाँ आता है, उस सिक्योरिटी कोड को खोलने का कोशिश करता है, वो खुलता ही नहीं है। 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद भी जब नहीं खुलता है तो हाकान को मतलब निराशा होती है कि अंदर ऐसा क्या है, और वो अंदर आना चाहता था बट हाकान वहाँ से वापस चला जाता है। विंग पूरे कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था, ऊपर एक लैंप था और साइड वाले टेबल पे बहुत सारे औजार्स रखे हुए थे। पहले तो विंग उस ताबूत को ब्रश लेकर के क्लीन करना स्टार्ट करता है। वो ताबूत के ऊपर जो ढक्कन था, वो ताबूत का ढक्कन रेड कलर का था, जिसे देखने के बाद विंग को अजीब सा झलक, जो कह सकते हैं ना डीजा बू टाइप्स का झलक, वो ना होना स्टार्ट हो जाता है। उसे कुछ कुछ चीज़ें दिख रही थी बैकग्राउंड में, अजीब सी आवाज़ें सिसहाट हो रही थी, वो सब सुनाई दे रहा था। विंग जैसे ही उस पे हाथ लगाता है, उसके हाथ में जो अंगूठी था लेफ्ट हैंड में वो चमकने लगा था, पर फिलहाल विंग का ध्यान ना उस अंगूठी की तरफ नहीं था, वो उस ढक्कन को ना ऐसे टच कर रहा था। वो ऊपर से नीचे तक पूरा उस ढक्कन को टच करता है तो उसे एक अजीब सी सेंसेशन होती है। फिर वो उसे खोलने के लिए ना लैप बनाता है थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से। उसके बाद वो उसे एक बड़े से रड से सीधे ऐसे उनारता है और उसके बाद उसे स्लाइडिंग वे में आधा कर देता है। जैसे ही वो आधा करता है और अपने हाथ को ऐसे होता है ना कि ऐसे स्लाइड करके हटाओ, तो एक ना जो उसके हाथ में बैंडेज लगा था ना, वापस से उसमें ना एक खाँच चुभ जाता है, जैसे तख्ता हो या किसी में होते खाँच होता है ना, मतलब पतला सा सिक्की टाइप का चुभ जाना।
तो वो ना विंग के हैंड में ना चुभ जाता है। वहाँ से ना बल-बल खून फिर से वापस आने लगा था। विंग ना उस पट्टी को खोल के नीचे फेंक देता है और कहता शिट यार, और ऐसे बोल के ना हैंड्स को झाड़ता है। जैसे ही हैंड्स झाड़ता है ना, उसने अभी तक विंग ने नहीं देखा कि उस ताबूत के अंदर में क्या है। वो हैंड से झड़ा हुआ खून सीधे उस शख्स के माउथ में चला जाता है, मतलब उसके लिप्स पे, आईज पे, नोज पे और उसके लिप्स पे भी जाता है। वो एक बूंद खून जैसे ही उसके माउथ में जाता है, उस शख्स की गोल्डन आइज ओपन हो जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। विंग ना टेबल के पास ना खड़ा होकर के अपने हैंड को ना बहते हुए खून को देख रहा था और फॉस्टेट में से ना एक हैंडी प्लस निकाल रहा था उसे लगाने के लिए। ताबूत में का इंसान ना धीरे से खड़ा हो जाता है और उसमें से वो बाहर आता है। वो विंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मतलब मान लो कि हमारे विंग की हाइट 6 फुट थी ना, मतलब 5.5 से पौने 6 फीट। तो उस शख्स की हाइट भी 6 फुट 2 या 3 इंच थी, इतनी थी। विंग जब हैंडी प्लस लगा करके स्ट्रेट खड़ा होता है तो उसे लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पलटता है, सामने वाले शख्स को देखकर चीख पड़ता है भयंकर तरीके से और एक चाकू उठाकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, कौन हो तुम? हाँ, मैंने बोला कौन हो तुम? हम सामने वाला शख्स उसे देखते हुए कहता है, विभूषण। विंग कहता है, कौन विभूषण? मेरा नाम विंग है, मुझसे दूर रहो। वो शख्स उसे कहता है, वो सिहान, तो तुम जिंदा हो? तो तुम जिंदा हो? हाँ। और उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। विंग उसके हाथ में चाकू था। हालांकि उसे सामने वाले शख्स से डर लग रहा था, लेकिन वो कहता है, कौन विभूषण? मैं कोई विभूषण नहीं हूँ। हाँ, मुझसे दूर रहो तुम। बट वो शख्स एक ही वार में चाकू उसके हाथ से छीन लेता है और विंग को अपने कीज में ले लेता है और उसे चापे हुए था और कहता है, मैं हूँ, तुम मुझे कैसे कैसे भूल सकते हो? एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनना। पहले वाले सीजन में ओमेगा वर्स था और वांगजी अल्फा था। बट इस जन्म में वांगजी जब अभी जो है वो विंग के सामने खड़ा शख्स वांगजी ही है, तो वो पिछले वाले की तरह अभी भी अल्फा है। बट 100 साल बाद ओमेगा वर्स नहीं है, पर ये एक गे मेल प्रेगनेंसी होने वाली है। आई मीन कि हमारा अल्फा वांगजी हमारे इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को प्रेग्नेंट कर सकता है और उसको बेबी भी ला सकता है, ठीक है ना? तो वांगजी हमारा विंग को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कौन अल्फा? किसका अल्फा? हाँ। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि हम तुम्हारे अल्फा है विंग, तो तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो? विंग कहता है, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर उसे धक्का दे देता है, क्योंकि वांगजी अपनी जोर आजमाइशी नहीं कर रहा था। फिर वांगजी उसे देखता है और कहता है, आज आज और फिर वो अपने हाथ को देखता है। वो अपने हाथ को जैसे देखता है, उसके नाखून बाहर आ गए थे और उसके फैंग्स भी। और वो कहता है, तो तुमने आज ये ताबूत क्यों खोली विंग? विंग कहता है, क्या मतलब मैंने क्यों खोली? तभी ना उसे उसकी बॉडी में ना ऐसे किरमिच्ची स्टार्ट हो जाती है और विंग के साथ भी अलग रिएक्ट हो रहा था। विंग को भी ना उस रिंग की वजह से ना बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वांग जी उसकी पूरी बॉडी ऐंठ रही थी। वो वापस से उस ताबूत में जाता है, ताबूत को वो खुद से लॉक कर लेता है, क्योंकि फुल रेड मून होने की वजह से वांग जी वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वहीं दूसरी तरफ विंग वो वहाँ पे बैठ जाता है और उससे उसके लेफ्ट हैंड में ना बहुत प्रेशर वाला पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेन क्यों हो रहा है। अब ख़ास बात ये कि ये ताबूत का इंसान जो था वो उसे अपना अल्फ़ा क्यों बता रहा था। 1 घंटे बाद जब विंग वापस उठता है, उस ताबूत को खोलने का ट्राई करता है, बट वो ताबूत नहीं खुलता है। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर उसे काम करना है। अब वो करे भी तो कैसे करे, इतना बोल करके मतलब सोच करके, और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग के हाथ में कट्स लगा था, जिस वजह से ना वो बैंडेज के ऊपर भी ब्लड लगा हुआ था। उसके निकलते ही हाकान विंग के पास आता है और उसके बॉडी को फिर से एक कुत्ते की तरह, अब कोई बुरा मत मानना, रीजन बाद में पता चलेगा कि हाकान उसकी बॉडी को कुत्ते की तरह क्यों स्निफ कर रहा है, ठीक है? तो हाकान ना उसकी पूरे बॉडी को ना कुत्ते की तरह ना स्निफ करने लगता है। तो विंग को ये अजीब लगता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, हे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे इस तरह से कुत्ते की तरह क्यों सूंघ रहे हो? हाकान उसकी आईज ना कलर चेंज हो जाती है और पूरी वाइट हो जाती है।
तो विंग उसे देखकर डर जाता और कहता है आज मेरे साथ हो क्या रहा है, हर इंसान अपना अपना रूप रंग क्यों दिखा रहा है। और वो भागते हुए जैनब से टकराता है, और जैसे ही जैनब विंग से टकराती है उसकी आईज जो थी ना वो बिल्ली के जैसे हो जाती है। और विंग ये देखते हुए कहता है मम्मी, हर कोई मुझे इतना अजीब क्यों मिल रहा है। और इतना बोलते हुए वापस भागता है एली में, जहाँ पे मींगो ना अपना स्कूटी चला रहा होता है, मतलब कि स्टार्ट कर रहा होता है किक करके। विंग भागते हुए आता है, कहता है या या या, और उसे टच करता है तो मींगो कहता है क्या हुआ। विंग कहता है थैंक गॉड कि तुम इंसान हो, बाकी सारे लोग तो मुझे आज जानवर ही मिल रहे हैं। तो मींगो कहता है हाँ मैं इंसान ही हूँ, पर मैं काटता बड़ा अच्छा हूँ। तो विंग कहता है मुझे लेके चलो यहाँ से, पता नहीं क्या ही हो रहा है। मींगो कहता है स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। कहता है यार चलाओ तो पहले, और वो थोड़ा देर धक्का देता है, फिर वहाँ से मींगो और विंग निकल जाते हैं। तो मिंग्यो ना चलाते चलाते पूछता है विंग वैसे क्या हुआ है। मिंग्यो की बात सुनकर के विंग कहता है आज तो मेरे अपार्टमेंट चलो, मुझे ना अकेले डर लग रहा है, तुम्हें कुछ बताना है। इतना बोल करके और वो दोनों आते हैं विंग के अपार्टमेंट। अपार्टमेंट पहुंचते ही विंग के फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। विंग फ़ोन पिक करते हुए कहता है यस गगा। जांगचिंग कहता है हे तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे। उसकी बात सुन करके वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो जांगचिंग कहता है कल यास्मीन तुमसे मिलने आने वाली है, यास्कीन तुमसे मिलने आने वाली है, तुम तो यास्कीन से मिल लेना। तो विंग कहता है मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे बुखार लगाएगा, आई एम सॉरी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। इतना बोल के कॉल कट कर देता है। मींगवा के फ़ोन पटकते हुए कहता है तुम हमेशा इतने हड़बड़ाई क्यों रहते हो, हाँ बताओ ज़्यादा क्या हुआ है। रिंग उसको पकड़ के लेके आता है, कहता है बैठो यहाँ बैठो, एक चीज़ बताता हूँ, मुझे बस बताना ठीक है ना। मैंने पहले ना वो ताबूत को क्लीन किया। तो मिंग यो कहता हाँ ठीक, आगे। फिर मैंने उसको खोला तो कहता हाँ ठीक। फिर जब मैंने खोला तो मेरे हाथ कट गए। अब मुझे नहीं पता कि उस ताबूत के अंदर में क्या था, मैंने देखा नहीं, पर एक शख्स मेरे पीछे खड़ा था और वो मुझे अपनी बाहों में भर के और चाँपे जा रहा था और बोल रहा था कि मैं उसका बीबोसियान हूँ। मैं उसका बीबोसियान कैसे हो सकता हूँ। फिर उसने बोला कि मुझे ना उसे उठाना नहीं चाहिए था, उसने एक दिन पहले उठा दिया। और तुम्हें पता है उसके हाथ में ना बहुत लंबे लंबे नाखून थे, उसके दांत ना दो ना निकले हुए थे। तो मिंग्या ये सभी चीज़ें सुनते हुए कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने किसी वैम्पायर को देख लिया। हाँ हाँ, तो इतना बोलना हुआ था तो विंग कहता वैम्पायर, हाँ वो वैम्पायर की तरह लग रहा था। तो मिंग्या कहता है अगर वो वैम्पायर होगा तो वो धूप में नहीं निकलेगा, चांदी की चीज़ें से डरेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो विंग कहता है मुझे तो नहीं पता, पर वो अभी ताबूत में बंद है। और एक और बात बतानी है मुझे, वो हक्कान के बारे में। तो विंगा मुंह बनाते हुए कहता है उसका नाम मत लो, पता नहीं क्यों जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा ना मन करता है मैं उसको धनी के पेड़ पे लटका दूँ। विंग कहता है उसने जब मुझे छुआ ना तो वो मुझे कुत्ते की तरह सूंघ रहा था यार, पूरे बॉडी को एकदम। और मेरे हाथ जो कटे हुए थे ना वो अपने माउथ में लेने की ट्राई कर रहा था। तो मिंगा कहता है पक्का वो पिछले जन्म में कुत्ता ही होगा, इसलिए वो ऐसे सूंघ रहा था। उसके बाद वो कहता है और फिर कहता है जैनब, जैनब की आइज़ ना बिल्ली की तरह हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था यार। तो कहती तुम्हें आज सारे कुत्ते बिल्ली क्यों मिल रहा है, ये अपने दिमाग से वहम निकाल दो, बाकी सारे रप्पे छोड़ दो, ठीक है ना। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, पर उसने मुझे विभूषण क्यों बुलाया, मैं तो इंसान हूँ ना यार। तो जो मिंग्या था वो विंग का हाथ लेता है, काट लेता है, कहता है देखने में तो इंसान ही लगता है। विंग चीख पड़ता है और अपने हाथ हटा लेता है, कहता है ये क्या कर रहा है। कहता है देखो देखो, काटने के बाद तो निशान बन गया है, खून भी निकल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि तुम इंसान ही होगे ना। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, मेरे साथ सोने चलो ना, मुझे डर लग रहा है। मैं और कहता है ए मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ और अब तुम्हें भी तो वो वैम्पायर वाला बॉयफ्रेंड मिल गया ना, पता नहीं कौन से तुमने कांड करे थे। तो विंग कहता है चुप हो जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड और वो भी वैम्पायर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बोल करके वो मींगा को खींच तीर करके अपने बेडरूम में लाता है और दोनों ना एक ही बिस्तरा शेयर करते हुए सो जाता है। अब विंग रात को सोया हुआ था, उसे कुछ झलकियाँ दिखाई देती है, वो जंगल में बेतहाशा होकर के भाग रहा है। उसके पीछे एक शख्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा है। उसने जो ड्रेस वेयर करे हुए हैं वो पर्पल कलर के और वाइट कलर के मिक्स है, और वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसे एक ही बात बोल रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विंग बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है। तभी वहाँ पे दूसरे शख्स की एंट्री होती है और वो उसके साथ फाइट करने लगता है, बट फिर भी वो उस फाइट में हार जाता है।
और वो शख्स उसकी तरफ बढ़ता है और सीधे उस ओमेगा का सर धड़ से अलग कर देता है। और इतना होने के साथ ही वो खंजर अपने सीने में गाड़ देता है और अपने दिल, जो कि उसका दिल धक धक नहीं कर रहा था, मरा हुआ था, खंजर लगते ही वो दिल हवा में स्मैश हो जाता है। नहीं, इतना ज़्यादा डर जाता है ये मंजर देख करके कि वो चीखते हुए खड़ा हो जाता है। आमिन उठ के बैठ जाता है और हाँफने लगता है। मियांग फटक से उठकर बैठता है, लाइट्स ऑन करते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, तुम तो मेरा हाथ बाहर निकाल के ही रहोगे। हाँ, कौन सा सपना देख लिया? बीइंग उसकी बात सुन करके उसे घूर कर देखता है, मानो कहना चाह रहे हो, मैंने अभी जस्ट ऐसा ही कुछ सपना देखा और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेगा कहता है, क्या हुआ विंग, तुम मुझे डरा रहे हो? विंग कहता, नथिंग, बस एक डरावना सपना था और कुछ भी नहीं। इतना बोल करके और वो पानी की बॉटल्स लेता है और पी जाता और सो जाता है। अगले दिन वो वापस से मॉर्निंग के टाइम में आता है। जैनब वापस से एनालाइज कर रही थी सारी चीज़ों को, तो विंग उसके पास आता है। तो जैनब कहती है, हाय विंग। पर विंग ना 2 कदम पीछे जा रहा था। जैनब कहती, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, कल तो तुम्हारी आंखें अजीब दिख रही थी, एकदम बिल्ली की जैसे। ऐसा क्यों जैनब? जैनब कहती, अरे यार, मैंने लेंस लगाया था तुम्हें डराने के लिए और तुम डर के भाग भी गए। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि वो बस एक लेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ, और इससे पहले कि तुम तो भाग गए। अजीब है यार, इतना जोर से कौन चिल्लाता, मेरे कान के पर्दे फट गए थे। फिर कहता है, ओह माय गॉड जैनब, ऐसी हरकतें कौन करता है भला? जैनब कहती है, मैं करती हूँ और कौन करता है? मुझे देखा था ना, तो मैं ही करूँगी ना। वैसे तुमने ताबूत खोला? तो विंग ना झूठ बोलते हुए कह देता है, मैंने ताबूत नहीं खोला, मैं बाद में ताबूत खोलूँगा, आई मीन कि अभी जा रहा हूँ खोलने। इतना बोल करके और वो उस कमरे को वापस से ओपन करके अंदर आता है। साथ में अभी मिंगयाओ भी आ गया हुआ था। दोनों उस ताबूत को फिर से ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबूत नहीं खुलता है। विंग और मिंगयाओ दोनों प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो ताबूत नहीं खुलता है। तो फिर विंग बोलता है कि हम बाहर के पैटर्न को पहले हम प्रिंट आउट निकालेंगे और सभी चीज़ों को नोट करते चलेंगे। तो जितना आई मीन कि प्रिंट आउट का मतलब जितना भी डिजाइन बना हुआ था, हर एक छोटे से छोटे डिजाइन को ना पेपर पे प्रिंट करके निकालना था। तो विंग और मिंगाओ मिंगाओ का काम था लिखना, मतलब लेखा जोखा रखना, और विंग ना धीरे धीरे करके हर चीज़ के पैटर्न को उतारना, कॉपी में ले करके इकट्ठा करना, ये सभी चीज़ें करने लगता है। तो एक चारों साइड का और ऊपर का करते करते ना शाम के 7 बज गए थे। मीगा कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, तुम्हारे लिए लेता आऊँगा क्या? विंग ना गॉगल्स लगाए हुए था, लैब वाले कपड़े पहने हुए थे, और कहता हाँ जाओ। और वो मीगा वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मीगा जाता है, विंग ना सारे पेपर्स को ना कलेक्ट कर रहा था। वो ताबूत धीरे धीरे करके अपने आप ही खुल जाते हैं और विंग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उसमें से वो शख्स फिर से बाहर आता है और आवाज़ लगाते हुए कहता है, भी भूसियान। विंग को तो एक पल के लिए मानो कि हार्ट है ना मुंह में आ गया था एकदम उछल करके, और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने फिर से मेरा नाम गलत लिया? वो कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ विंग, तुम्हारा नाम विंग है ना? विंग कहता है, अभी सही नाम लिया, पर बीबू से ऑन कौन है? सामने खड़ा शख्स उसे गले लगा लेता और कहता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? विंग कहता, क्या बकवास है। तभी वांग जी उसकी फैंक्स बाहर वापस से आ गए थे, क्योंकि विंग के जो हाथ के जो स्मेल थे ना ब्लड वाले, वो उसे स्मेल आ रहे थे उसके हैंडी प्लस की वजह से। और वो उसके हाथों को ना ऊपर करता है। विंग की तो फटी पड़ी थी और वांग जी उसके हाथों को तरफ देखते हुए हाँ कर रहा था। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। वांग जी कहता है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? विंग कहता है, तुम्हें याद करने लायक है क्या? ये अपने कपड़े देखे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं कौन से जमाने से आए हो, और ये कपड़े तो नए नए ठीक ठाक लग रहे हैं, पर ये हुलिया क्या है तुम्हारा? इतने बड़े बड़े बाल और ये हाम्पू पहन के रखा है, ये इतने लंबे नुकीले नाखून और ये ड्रैकुला वाले दांत। इतना बोलना हुआ था कि तभी वांग जी फटक से विंग का ना हैंडी प्लस वाला हाथ ना अपने मुंह में ले लेता है और उसे चूसना शुरू कर देता है। विंग कहता है, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ। और विंग ना उसके हाथ को वांग जी चूस रहा था, और विंग को एक बॉडी में ना नशा हो रहा था, मतलब कि जैसे कोई ड्रग्स देने के बाद नहीं बॉडी झूमती है, नशा होता है, आईज क्लोज होने लगते हैं। विंग को ना ऐसे हो रहा था, और विंग ना थोड़ी देर में ना वांग जी के बाहों में गिर जाता है। वांग जी विंग को लेकर के उस कैफिन के अंदर आता है। कैफिन काफ़ी बड़ा था
और वो विंग को अपने ऊपर लिटा लेता है और कैफ़न बंद कर लेता है। जब मिंग्याओ अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पे विंग नहीं है। अब मिंग्याओ को लगा कि शायद विंग ना बाहर चला गया है, तो वो रिटर्न उस कमरे को बंद करके चला जाता है। उसके जाने के बाद हाइकन ज हकान हकान जब वापस आता है ना, तो देखता है कि ना ही वहाँ पे मिंग्याओ है, ना ही वहाँ पे विंग है, कोई भी नहीं है। तो वो ना मतलब ऐसे स्निफ़ करता है उस डोर को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो वापस से वहाँ पैदल चला जाता है, रिटर्न जहाँ से आया था। अब इधर विंग, वो ना उसके ऊपर लेटा पड़ा था। अब पूरे कैफ़न के अंदर ना, मतलब नीचे से ऊपर तक का हाइट काफ़ी था, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था विंग को, क्योंकि पूरा घुप अंधेरा था सिवाय 2 आँखों के। विंग ना बहुत ज़ोर से चीखता है, तो वांग जी उसके मुँह पे हाथ रखते हुए कहता है, "तुम चिल्लाते बहुत हो विंग, बाहर रोशनी है, मुझे पसंद नहीं है रोशनी।" विंग ना उसकी चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, "कौन हो तुम? और इस तरह से मुझे कहाँ कैद कर दिया है?" वांग जी कहता है, "बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है, पूरे 100 साल बाद। हालाँकि तुमने मुझे 1 दिन पहले ही उठा दिया, तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। अगर 1 दिन बाद उठाते तो मैं तुम्हारी तरह इंसान होता।" तो विंग कहता है, "क्या मतलब है तुम्हारा?" वांग जी कहता है, "यहाँ आओ, मेरी धड़कन सुनो, मेरे दिल नहीं धड़कते विंग।" और इतना बोलकर विंग के हेड को ना अपने चेस्ट पे लगाता है। विंग जब सुनता है तो उसके दिल ना धड़क ही नहीं रहे थे। विंग कहता है, कौन हो तुम?" वांग जी कहता है, "इधर आओ विंग।" और इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग उस किस में जैसे ही खोता है, उसकी आईज बंद होती है और वो कुछ सीन देखता है। विंग ना जंगल की तरफ भाग रहा होता है। जैसे वो भाग रहा होता है, तैसे ही सामने से लैन सिचन खड़े थे। उसके हाथ में एक जादुई खंजर था और ये वही खंजर था जो कि ज़ैनब को मिला था। वो खंजर लेके उसके पीछे भागते हुए कहता है, "मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई के ओमेगा हो। जिस तरीके से पहले मैंने तुम्हें मार दिया, इस बार भी मैं तुम्हें मार दूँगा और साथ में मैं खुद को भी मार लूँगा, क्योंकि पिछली बार तो मैं तुम्हें मार डाला, लेकिन इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता विंग। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं अपना ख़्याल ना त्याग दूँ तुम्हें लेकर के, लेकिन नहीं जा रहा है, स्टिल नहीं जा रहा है। इसलिए अगर तुम मेरे जीते जी नहीं हो सकते हो, तो तुम्हें मरना होगा।" इतना बोल करके और उसके पीछे भागता है। तभी वांग जी वहाँ आ जाता है, कहता है, "काका, सब कुछ तो चीज़ें ठीक चल रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको तो हमने ताबूत में बंद करवा दिया था ना?" सीचन ना मांगजी के ऊपर वार कर देता है उस खंजर से, और वो खंजर का असर हो रहा था, क्योंकि वो खंजर ऐसा नहीं था कि चांदी के खंजर होने की वजह से वांगजी के ऊपर काम कर रहा था, नहीं। उस खंजर के ऊपर ना मंत्र आरोपित किए गए थे और उस मंत्र के प्रभाव की वजह से वांगजी के ऊपर वो प्रभाव कर रहा था। तो वांगजी ने वहाँ पे घुटनों पे बैठ गया था और सीचन उसको ऐसे धक्का देता हुआ आगे बढ़ जाता है विंग को मारने के लिए। विंग ना ऊंची चोटी के ऊपर खड़ा था और वो वहाँ से एक कदम पीछे नीचे खाई में जाता। सीचन उसके शोल्डर को पकड़ के उसके जो टमी था ना, उसके आर पार करते हुए 2-3 नहीं 6 बार मारता है और कहता है, "मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने तुम्हें अपने जैसा वैम्पायर बना दिया। वो भी खुद वैम्पायर बन गया। तुम दोनों लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता एक साथ खुश होते हुए। क्या लगा था मुझे पानी में फेंक दिया तो क्या काम खत्म हो गया? तुम्हें पता है, मैं मछुआरे के द्वारा बचा लिया गया। वो मछुआरे बेवकूफ़ थे जिसने कैफ़न खोल दिया। जैसे ही कैफ़न खोला, मैं इंसान की तरह उसमें लेटा हुआ था। मेरे कपड़े, गहने सारे उसने ले लिए, पर एक खंजर रख दिया, जो कि कोई मामूली खंजर नहीं था। पता नहीं किसने रखा। जब मेरी जाग हुई, वो खंजर मेरे हाथ में था। छूते मात्र तुम्हें पता है क्या होता है?" अपना हाथ दिखाता है, जिसके हाथ के ऊपर ना जलने के निशान थे। "लेकिन मुझे परवाह नहीं है विंग।" इतना बोलकर छठा वार करता है और कहता है, "नर्क में जाओ।" और वो फेंक देता है नीचे उसको। उसके बाद वांगजी आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, "कग्गा, विंग।" बट सीजन हंसते हुए कहता है, "और मैं भी जा रहा हूँ वांगजी, नर्क में। तुम अकेले तड़पोगे उसके लिए, और वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी, वो इंसान होगा और तुम वापस से एक रक्त पिचास इंसान।" इतना बोलकर सीजन अपने सीने के ऊपर खंजर मारता है। उसका दिल हवा में उड़ रहा था और उसकी बॉडी नीचे खाई में चली जाती है। वो खंजर सहित गिरा था। खाई में गिरने की वजह से दोनों की डेथ हो जाती है और उनकी सोल आज़ाद हो जाती है उस वैम्पायर बॉडी से, और धीरे-धीरे करके गल गल-वल जाती है उधर ही। और
वो खंजर वैसे ही पड़ा रह जाता है। एक बूढ़ी औरत जंगल से जा रही थी, तो उसकी नज़र उस खंजर पे पड़ती है। वो खंजर उठा करके अपने पास रख लेती है और उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी। वो छोटी बच्ची कहती है, दादी दादी ये क्या है? उसकी दादी कहती है, तुम्हें यह तंत्र साधना करनी है ना? तो वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मुझे तंत्र साधना करनी है। तो कहता है, ये खंजर तुम्हारे काम आएगा, तुम ये अपने पूर्वजों को पार्सल करते जाना, ठीक है ना? तो वो कह देती है, जी दादी। और इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत, वो छोटी बच्ची आगे बढ़ने लगती है। और विंग जब ये सभी चीज़ें देख ही रहा होता है, इधर वांग जी वो वहाँ पे बैठा हुआ था और वो ऐसे बुत बन के बैठा हुआ था। अंकल किरण आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वांग जी बता देता है कि जिस ताबूत को हमने गगा को बॉडी डाल करके यहाँ से दफन करा था, वो वापस आ गए और उसने विंग को मार डाला एक जादुई खंजर से, और वो दोनों उसमें गिर गए। वो सब लोग के पास पावर्स बहुत ज़्यादा था। वो लोग जब नीचे जाते हैं तो उनकी ना हड्डी छिटके पड़े थे और वो लोग मर गए थे। उन लोगों के बॉडी को दफना दिया जाता है उठा करके, लेकिन खंजर गायब हो चुका था। और उसके बाद वांग जी कहता है, अंकल अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं जी सकता। ये हर रोज़ अमावस्या के दिन जो मुझे ये दर्द होती है, मैं ये रेड मून के टाइम पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने आप को दफन कर रहा हूँ, इतना बोल करके। और वो डेड जोन होता है ना, उस तरह से, क्योंकि वो लोग मरते नहीं हैं। वो मंत्र शोषित करके एक ब्लड का प्याला तैयार करता है। वो और अंकल दोनों पीते हैं। अंकल समाधि में चले जाते हैं, अपने आप को एक जगह लॉक कर देते हैं गुफा के अंदर। और इधर वांग जी उसके जितने भी प्रचारक थे, जितने भी उसके जो हम बोल सकते हैं डिसाइपल्स, तो वो उन सबको हिदायत देता है। उसकी बॉडी को उस कैफिन के अंदर एक गुलाब के फूल के साथ में दफन कर दिया जाता है बांध करके, और उसके ऊपर ताबूत डाल करके ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। वो ब्लड ऐसा, मतलब बोल सकते हैं कि मंत्र से रचित था कि वो ब्लड सीधे 100 साल बाद ही उसकी काट खोलती, या फिर ऐसा ब्लड जिसका कि गोल्डन रेशियो का ब्लड हो, जो कि उसका ब्लड स्लेब बन सके। और जब विंग ने इस ताबूत को खोला था, उसका ब्लड उछल के छिलक के उसके माउथ पे गया था, और कहीं ना कहीं विंग इसका ब्लड स्लेब बन चुका था। विंग ये सारी चीज़ें देखते हुए सामने वाले शख्स को देखता है, और उसके फेस को ना वो अब देख पा रहा था। लेकिन विंग एक इंसान था। अपने ब्लड की स्पेशलिटी की वजह से वो शख्स को देखते हुए कहता है, तो क्या तुम सच में मेरे अल्फा हो? वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग उसके गोद में था। वांग जी कहता है, पर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। कल रेड मून था, इसी वजह से हम दोनों के ऊपर असर हुआ, और आज तुम्हारे ब्लड पीने के बाद मुझ में जान नज़र आ रही है। इससे पहले कि लोगों को पता चले कि इसके अंदर क्या है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, पर हम कैसे जाएंगे? वांग जी कहता है, छत से। और इतना बोल करके विंग जैसे तैसे छुपा करके वांग जी को छत पर लेके आता है, और वो जो ताबूत था ना उसे बंद कर देता है। और छत पे आने के बाद वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है। उसके पास सुपर पावर्स थे, और वहाँ से वो कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। विंग अपनी आइज़ बंद करता है और वांग जी सीधे उस बिल्डिंग के ऊपर से दौड़ना स्टार्ट करता है। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उस बिल्डिंग पे चल रहा है। विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे कि सुपरमैन्स करते हैं, सुपर हीरोज। और वांग जी इतनी स्पीडली उसको लेकर के आता है कि बस 5 मिनट में वो उसके बिल्डिंग के सामने था, और कहता है रूम नंबर। फिर विंग बताता है, और वो फटक से ऐसा लगता है जैसे सन से कुछ पास हुआ ऐसे करके, और वो उसके कमरे के सामने खड़ा था। विंग खड़ा होता है, की कार्ड लेकर रूम ऑन कर देता है, और वांग जी विंग को सोफे पे ले आता है, कहता है, ये तुम्हारा घर है? विंग कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या तुम अपने आप को देखना चाहोगे? वांग जी कहता है, फिर विंग वांग जी को लेकर के मिरर के पास आता है, जहाँ पे वांग जी अपने आप को देखता है। अभी भी हिस्टोरिकल अटायर में था वो। वांग जी ने ब्लैक कलर के रूब्स वेयर करे हुए थे, उसके बाल बहुत लंबे थे, और वो खूबसूरत दिख रहा था, पर हिस्टोरिकल टाइम जोन का लग रहा था। विंग कहता है, अभी के समय में ये नहीं चलते, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। तो वांग जी कहता है, पता है, हालांकि मुझे
जो चीनी भाषा है उसके अलावा मुझे कुछ और बोलने नहीं आती। तो विंग कहता है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम दुनिया की नज़र में नहीं आ सकते। मैंने सुना है कि वैम्पायर्स धूप में नहीं जाते और उन्हें चांदी की चीज़ों से डर लगता है। तो वांग जी हँसने लगता है और कहता है अच्छा ऐसा क्या? ठीक है तो कल से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और इतना बोल कर के वांग जी कहता है फिर मुझे तुम अपने जैसा बना दो। तो विंग कहता है हाँ सच में? कहता फिर विंग कैंची लाता है, वांग जी का बाल-वाल काट-कूट देता है और बहुत छोटा कर देता है। उसके बाद जो कपड़े थे वो उसको चेंज करके अपने वाले कपड़े देता है और जब वांग जी उसको पहनने नहीं आ रहा था, तो वो ना नंगा ही बाहर आ जाता है और विंग ना ऐसे हाइस करके चिल्लाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो वांग जी कहता है मुझे ये पहनने नहीं आते, मुझे बताओ। फिर विंग ना छोटे बच्चे को कैसे पहनाते हैं, इसमें ये पैर डालो, उसमें वो पैर डालो और उसके सामने उसका लिटिल रैन पूरा दिख रहा है। फिर विंग कहता है 1 मिनट रुको, फिर वो उसको अंडरपैंट्स लाके देता है, कहता है पहले ये पहनो, इसमें इस एक पैर डालो, इसमें एक पैर डालो। और विंग का ना मतलब ऐसा कुछ दिमाग में थिंकिंग था नहीं जो दिमाग खराब होगा, पर अजीब लग रहा था देखने में। फिर वांग जी वो पहन लेता है, फिर उसको पैंट पहनाना बताता है, फिर उसको ऐसे लगाते हुए कहता है ऐसे लगाते ही याद रखना। तो वांग जी कह देता है हाँ ठीक है 1-2 बार में मैं सीख जाऊँगा। फिर उसको शर्ट दे देता है और वो पहन लेता है और उसके बाद वो अपने आप को देखता है। हालाँकि वो विंग के जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे अजीब लग रहा था और कहता है, "ये थोड़े छोटे कपड़े नहीं हैं?" तो विंग कहता है, "अभी सब ऐसे ही पहनते हैं, अगर तुम ये पहन के जाओगे तो तुम्हें फैंटेसी शो में डाल देंगे। हाँ, और पैसे भी नहीं देंगे।" वांग जी कहता है, मुझे भूख लगी है।" विंग कहता है, "हाँ, बट वैम्पायर्स तो नहीं खाते ना?" विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, "मैं राजा था और मैं रक्त पिशाच था। वैम्पायर्स क्या होते हैं? हम तो खाना-पानी सब कुछ खाते हैं।" तो विंग कहता है, "क्या तुम पॉटी सुसु भी करते हो?" वांग जी कहता है, "हाँ, बट ये था कि हम ज़्यादातर खून ज़्यादा पीते थे, आई मीन कि ब्लड पीते थे, वो भी जानवरों का या फिर मंथ में 1 बार जो हमारे ब्लड स्लेव्स थे, तो हम उनका एक ही बार खून पीते थे और उसके बाद पूरे महीने हमारा काम चल जाता था फ्रूट फल पे। क्योंकि हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना रहता था, इसलिए हमने एक-एक ब्लड स्लेव सुना।" तो विंग कहता है, "बड़ा अजीब है।" वांग जी कहता है, "पहले खाने को कुछ मिलेगा।" फिर जो हमारा विंग था वो खाना थोड़ा बहुत बनाता है, तो कहता है, "तीखा मत बनाना, बहुत ही सादा सिंपल सा।" विंग ना वांग जी के टेस्ट बड के अकॉर्डिंग बहुत सादा बस लाइक जस्ट नमक और कुछ नहीं। पानी में वो खाना बना के उसको देता है खाने के लिए। फिर विंग वो खाते हुए बोलता है, "हमारे समय में साउथर्न ईस्ट पे राज करने के लिए हम लोगों को मंत्र द्वारा अभिचारित गोल्डन ब्लड दिया जाता था पीने के लिए ताकि हम लोग अमर हो सके और अपनी कम्युनिटी को मजबूत कर सके। ये हमारे कौम में हमेशा से चलता आ रहा था। इवन हमारे बच्चों को भी अगर होते थे तो वो हमारे ही बच्चे होते थे, अगर कमज़ोर होते थे तो उनके साथ भी यही सभी चीज़ें करी जाती थी। लेकिन ये होता था और ये सिर्फ़ राजा ही करते थे, बाकी आम जनता नहीं करती थी। बाकी आम जनता नॉर्मल इंसान होते थे तुम्हारे हमारे तरह। उसमें से अगर कोई गद्दार होता था तो वो इंसानों का खून पी कर के राक्षस बन जाते थे, पर हम लोग इंसानों का खून नहीं पीते थे। हम लोग अपना-अपना एक ब्लड स्लेव्स खोजते थे और उसके ब्लड को मंथ में 1 बार ही पीते थे, जब वो हमें थोड़ा-सा ब्लड पीने के लिए देता था। तो विंग कहता है, "जैसे कि तुमने मेरा ब्लड पिया?" वांग जी कहता है, और तुम्हारे एक बूँद से काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड कितना ज़्यादा रेयर है विंग?" तो विंग कहता है, "मुझे नहीं पता।" वांग जी कहता है, "तुम्हारा ब्लड गोल्डन रेशियो का है और तुम्हारे ब्लड से 100 वैम्पायर ज़िंदा भी हो सकते हैं और एक वैम्पायर को तुम मार भी सकते हो।" तो विंग कहता है, "अच्छा ऐसा क्या? मतलब कि मैं पावरफुल हूँ?" तो विंग कहता है, "हाँ, बट ह्यूमन हो और किसी का शिकार भी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर किसी कुत्ते की बदबू आ रही है।" विंग कहता है, "हाँ, कुत्ते का तो पता नहीं, लेकिन एक इंसान है जो मुझे कुत्ते की तरह सूंघता रहता है।" तो वांग जी कहता है, "क्या कहा तुमने?" वो कहता, पता नहीं।" फिर वो कहता, "आगे?" तो कहता, "हाँ, तो हमारे लिए हमारे जो ब्लड स्लेव होते थे, तो वही हमें ब्लड देते थे, नहीं तो हम जानवरों का खून पीते थे और फ्रूट और फल खा कर के और जूस वगैरह पी कर के ज़िंदा रहते थे, ताकि हम अपनी जो कल्टीवेशन पावर्स है, उसको बढ़ा सकें और शक्तिशाली बन सकें। सबका अपना-अपना एक सीक्रेट तरीका होता था और हम लोग इसे फ़ॉलो करते थे, तांबे के बर्तन में डाल कर के।" विंग कहता है, "अच्छा, और इसके अलावा किसी और का नहीं?" तो वांग जी कहता है, "नहीं, मैं उन जैसा नहीं हूँ, जो तुम सोच रहे हो, जिसे तुम वैम्पायर्स कहते हो, वो ऐसे वैम्पायर्स क्या होते हैं?" तो विंग कहता है, "ऐसे शख्स जो कि इंसानों के नेक पे वार करके और वहाँ से सारा ब्लड पी जाते हैं।" तो वांग जी कहते हैं, "हम भी ऐसे करते हैं, बट ओनली फॉर अपने ब्लड स्लेव का, बाकी अदर्स इंसान का नहीं।"
तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ओह ऐसा क्या, तुमने मेरा ब्लड पिया तो मतलब कि मैं तुम्हारा ब्लड स्लेव हूँ? वांग जी कहता है, बन चुके हो, और ऊपर से तुम मेरे पास्ट लाइफ में भी तो थे ना विंग, तो तुम ही बनोगे ना, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा थो। तो विंग कहता है, हे वेट, 100 साल बाद ये सभी चीज़ें नहीं होती। तो वांग जी अपने मन में कहता है, मेरे से संपर्क में आने के बाद तुम, फिर वो चुप हो जाता है, कहता है, वैसे खाना काफ़ी अच्छा था। तो वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है, अच्छा थैंक यू। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या कहा? तो विंग कहता है, शुक्रिया। और उसके बाद वांग जी को ना सोने के लिए विंग लेकर के आता है अपने बेडरूम में और कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। वांग जी तो पहले कुछ नहीं बोलता। विंग ना बाहर सोफे पे आके सो गया हुआ था, और यांगजेंग का कॉल आता है तो वो बात कर रहा था। वांग जी ना अपने बेड में बैठे बैठे सभी चीज़ें सुन रहा था, जहाँ पे विंग जो था ना वो गगा गगा बोल रहा था, और उसे अपोजिट साइड वाली बातें भी सुनाई दे रही थी। वांग जी अपने मन में कहता है, ये इतनी देर से किससे बातें कर रहा है, पर वो बाहर नहीं आता है। फिर बात करने के बाद जब विंग सो जाता है, वांग जी विंग को उठा करके बेड पर लेके आता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है, 100 साल बाद कितनी सारी चीज़ें बदल गई, दुनिया कितनी आगे चली गई है। हम साउथर्न ईस्ट एरा के लास्ट स्टेज में थे, जहाँ पे तुम मेरे ओमेगा थे विंग, पर अब देखो यहाँ पे अल्फा और ओमेगा जैसी चीज़ें ही एग्जिस्ट नहीं करती। पर मैं, और इतना बोल करके वांग जी विंग के पूरे बॉडी को हाथ फिराता है और उसे देख रहा होता है। विंग नींद में ही सुख बुगाते हुए वांग जी को कस के पकड़ लेता है। वांग जी उसे अपनी बाहों में भरते हुए वो भी अपनी आईज क्लोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग्यो, वो पूरा चक्कर काटने के बाद जैनब के पास आता है और कहता है, हे विंग कहाँ है? जैनब कहती है, पता नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर मिंग्यो कहता है, अरे मैं कॉफ़ी लाने क्या गया, वो तो गायब ही हो गया, तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। जैनब कहती है, अरे वो चला गया होगा, वैसे भी उसने इतना सारा काम किया है और वो बाहर भी तो नहीं दिखा था, हो सकता है कि वो चला गया। मेघा कहता है, एक बार बोलना तो चाहिए था ना, इतना बोल करके। और वो कॉल करता है और कहता है, हे मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे पिक करने आओगे? वो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। जैनब कहती है, कौन है? मेघा कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। जैनब कहती है, ठीक है जाओ भी, और इतना बोल कर वो वापस से वो सभी चीज़ें एनालाइज करने लगती है। फिर सोहराब का कॉल आता है। जैनब कॉल पिक करते हुए कहती है, हे हाय बेबी। सोहराब कहता है, क्या कर रही है मेरी जान? स- और फिर जैनब उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। अब इधर हक्कान, वो हर तरफ ना विंग को ढूंढ रहा, पर विंग उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अचानक से उसे उस कमरे से ना एक अजीब सी स्मेल आती है, और हक्कान के चेहरे पे एक ईविल सा स्मिरक था, और वो कहता है, तो फाइनली तुम आ गए। हम्म मैंने सोचा नहीं था कि तुम लौटोगे भी। मुझे लगा था सिर्फ एक एक किंवदंती या एक कहानी है, पर अगर तुम रियली में एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हारा ब्लड, उसके बाद मैं डेल्टा किंग बन जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इतना बोलकर हकान एक इविल स्माइल कर रहा होता है। हाकान भागता हुआ वो जंगल के बीचों बीच आता है और बहुत जोर से वो ग्रोल करता है। उसकी ग्रोलिंग से पूरा जंगल गूंज रहा था। इतना जोर से वो गूंजा था कि मानो धरती थर्रा गई हो। और वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तो अब मुझे विंग को अपने काबू में करना है, क्योंकि विंग के बॉडी से स्मेल आ रही थी, और हो ना हो विंग को अच्छे से पता है कि वो कहाँ है। ये सोचते हुए हाकान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोराब, उसकी आईज गोल्डन हो चुकी थी, और जैसे ही उसे कुछ फील होता है फटक से जैनब को कॉल करता है। जैनब कॉल पिक करते ही कहता है, क्या हुआ सौरभ? सौरभ कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग तैयारी कर रहे हैं। जैनब कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा ना। हाँ वैसे मैंने रिंग तो पहना दी है, और बाकी का तो सौरभ कहता है, ये तुमने अच्छा किया। वैसे भी वो सच में एक गोल्डन रेशियो का ब्लड से युक्त इंसान, मैंने सोचा नहीं था कभी कि सच में ऐसा कुछ होगा भी। पर देखो हिस्ट्री रिपीट हो रही है जैनब। जैनब कहती है, हाँ वैसे भी हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ के किंग तो मर गए, बट कम से कम हम उन्हें बचा तो सकते हैं ना। इतना बोलना हुआ ही था। सौरभ कहता है, वैसे भी हम प्रोटेक्टर्स हैं, तो हम तो उन्हें बचा ही सकते हैं ना। इतना बोल करके वो दोनों कंटिन्यू बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर वांग जी, उसे भी कुछ तो फील हुआ था, क्योंकि विंग अचानक से ना नींद में ही कांपने लगा था। वांग जी विंग को अपने सीने से लगा लेता है और अपने 2 फैंग्स निकालता है और विंग के गले पे लगा देता है।
इसलिए नहीं कि वो उसका ब्लड पीना चाहता था, इसलिए ताकि वो उसे लोकेट कर पाए हर वक़्त। वांग जी थोड़ा-सा ब्लड अपने आप को सक करता है क्योंकि वो जस्ट निकला था कैफ़े से बाहर, तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता था, इसलिए उसे थोड़ा-थोड़ा करके ब्लड चाहिए होता था विंग का। और वो विंग को कमज़ोर भी फ़ील नहीं करा सकता था। दैट्स व्हाई वो थोड़ा-सा ही नाम मात्र के लिए कह सकते हैं 2-10 बूँद इतना ब्लड वो सक करके वापस से विंग के जो जहाँ पे फैंग्स गिराए थे, वो उसे ऐसे क्लीन करता है। अब विंग नींद में चला जाता है और उधर वांग जी, हालाँकि वैम्पायर होने के नाते उसे नींद नहीं आ रही थी, पर एज़ अ किंग उसे पता था कि विंग के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। चीज़ें बदल गई है, चाइना बदल गया है, वो साउथर्न में नहीं है। हर चीज़ चेंज हो चुकी है और उसे सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है कि उसको विंग को बचाना है। हर टाइम ज़ोन में विंग के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये बात वांग जी को खल रही थी। ऊपर से जो उसके उस टाइम ज़ोन के जो भाई थे ना, उसने बोला वो किया और वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इन सभी बातों को सोचते हुए कि उसका खुद का भाई इतना ज़्यादा गिरा हुआ हरकतें कैसे कर सकता है? कैसे वो विंग को इतना नुकसान पहुँचा सकता है? कैसे वो उसे इस तरीके से मार सकता है? वांग जी बस पूरी रात यही सारी बातों को सोच रहा था क्योंकि कहीं न कहीं वो विंग को बहुत याद कर रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि विंग के साथ कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा और वो विंग से बस ज़िंदा रखना चाहता था। इसीलिए वो वांग जी ने विंग को बाहों में होल्ड करा एंड देन अपनी आईज़ क्लोज़ कर ली। दूसरी तरफ मिंग याओ, वो जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुँचता है, वो उसे गले लगाते हुए कहता है, "क्या कर रहे थे इतनी लेट तक? हाँ, तुम्हें पहले आना चाहिए था ना?" तो मिंग याओ कह देता है, "हाँ, मैं पहले ही आया था।" तभी वो उसकी बॉडी को स्मेल करते हुए कहता है, "हाँ, आज किससे लड़के आए हो? तुम्हारी बॉडी इतनी अजीब क्यों स्मेल कर रही है?" तो मेगा झल्लाते हुए बोल देता है, जिसे देखो सब बॉडी स्मेल ही करता रहता है। विंग की बॉडी को हाकान स्मेल करता है, मेरी बॉडी को तुम स्मेल करते हो, क्या तुम दोनों कुत्ते हो? तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कहता है नहीं, मेंगा कहता है सी चैन कहता है, अरे मैंने कहा ना कि मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, वैसे मैं बस स्मेल कर रहा था कि तुम्हारे ऊपर से कुत्ते की स्मेल आ रही है। इतना बोलना हुआ ही था, वो कहता है हाँ वेरी फनी, मुझे हंसी नहीं आई, जोक बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतना बोल करके और वो वापस से उसे ना ऐसे सांत्वना दे रहा होता है। अब जो हमारा मेंग्या था वो कहता है चलो भी। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। सी-चैन उसे मतलब उसके चेयर को पीछे से पुल करता है। पुल करने के बाद वो उसे कह सकते हैं हम कि उसे बिठाता है। जैसे ट्रीटमेंट होती है ना उसकी, वैसे वो करता है। कर लेने के बाद वो उसे कहता है कि तो क्या खाना है तुम्हें? अब जो हमारा मेंग्या था वो कहता है मुझे चिकन खानी है। सी-चैन चिकन ऑर्डर कर देते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या काम चल रहा है? तो मेंग्या कहता है ये बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या काम चल रहा है, आखिरकार सारी टीम तो तुम्हारे अंदर में ही है। अरे खुदाई का काम भी तो तुमने ही करवाया था ना, हाँ? इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है हाँ, खुदाई का काम तो मैंने ही करवाया था, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे पता रहेगा। तो जो हमारा मेंग्या था वो कहता है पर तुम्हारे अंडर में तो सारे लोग काम करते हैं ना, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो वो कह देता है कि ओके पापा, ओके मैं पूछ लूंगा सौरभ को कॉल करके, बस पूछ रहा था कि लैब में क्या चल रहा है। तो मेंगा कहता है वैसे कुछ खास नहीं चल रहा है, बस काम ही हो रही है और ताबूत का खोलने का काम विंग कर रहा है। इतना सुनना हुआ ही था। तो सीचन कहता है विंग, वैसे मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो इतना बोलना हुआ ही था। तो वो कहता है अच्छा, ऐसा क्या? मुझे पता नहीं था, बट जो भी हो, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। और फिर दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जो हाकान था, वो अपने जंगल से वो बाहर जब आ रहा होता है, वहाँ पे उसे कुछ लोग मिलते हैं जिससे वो कुछ इशारों में बात करता है। देन वहाँ से वो वापस अपने अपार्टमेंट के लिए चला जाता है। अगले दिन विंग उठता है, फ्रेश होता है, रेडी होता है और वो वांग जी से कहता है कि तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल टाइम ज़ोन नहीं है जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं या किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर आपको फाइन लगेगा और ये पैसे हैं, इससे ही सारी चीज़ें खरीद के खाई जा सकती हैं। वैसे फ़िलहाल से घर में सारा सामान रखा हुआ है, बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ इन पैसों का ही यूज़ करिएगा, आप बाहर मत जाइएगा। वांग जी कहता है इसे कैसे खर्च करना है? तो फिर विंग ना अच्छे से समझाता है कि जैसे 5 की कोई सामान हुई तो आपको 5 ही देना है, 10 की कोई सामान हुई तो 10 युआन ही देना है। और फिर वो 1, 2, 3 करके ऐसे गिन-गिन के बताता है। तो
और उसके बाद विंग वहाँ से वो लैब के लिए चला जाता है। अब वांग जिस घर में बैठे हुए बोर हो रहा था फिलहाल से, और उसे सभी चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब इधर जो विंग था वो सीधे अपना आईडी कार्ड वगैरह लगा करके जैसे ही उस चैम्बर में जाने वाला था जहाँ पे वो रखा हुआ था ताबूत, तो हाकान आते हुए कहता है, हे डूड, क्या मैं भी चलूं? विंग कह देता है, ठीक है चलो। फिर उसके बॉडी को ना हाकान स्निफ कर रहा था, तो वो कहता है, हे ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। तो हाकान कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारी स्मेल बहुत मीठी है विंग, तुम्हें पता है ना? विंग कहता है, आई नो कि मेरी स्मेल बहुत मीठी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे इस तरह से स्निफ करो, अजीब लगता है हाकान। तो हाकान कहता है, आई एम सॉरी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो वो कहता है, बुरा लगने वाली बात नहीं है, बस बात इतनी सी है कि ये जरूरी नहीं है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इतना बोल करके और वो वापस से ना आगे वो लोग चैम्बर खोलना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों इन करते हैं और फिर विंग हाथ में ग्लव पहनता है। तो वहाँ पे मिंगाओ भी आ गया हुआ था, और आने के बाद वो उसने भी अपना कॉपी वगैरह जितना कुछ भी था ना, तो वो सभी चीज़ें ना वो निकाल चुका था और वो लिखना स्टार्ट करता है। विंग ना फिर कहता है, चलो मिंगिया उसको पुश करते हैं, हम इसे हटाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों खोलते हैं ना, अब जो हमारा हाईकान था, हकान हकान यार हाईकान क्यों बोलती हूँ मैं, हकान जो था ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि उसके अंदर न जाने क्या है, उसे जानना था। दैट्स वाई वो बहुत बहुत ज़्यादा ईगरली उसे देख रहा होता है। बट उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसे। वो जैसे ही खोलते हैं ना, पूरा कैफन खाली था, उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, तलवार था, और तो और कुछ पेपर्स थे जिसपे वांगजी का ड्राइंग्स बने हुए थे। तो वो सभी थिंग्स थे। तो वो पहले तो जो मेंग्याओ था उसे कहता है, अंदर जाओगे क्या? तो कहता है अंदर। फिर वो पूरा लाइट्स ऑन करता है तो देखता है कि पूरा जो कैफिन है ना वो खाली था। तो कहता है, हाँ, अब तो जा सकते हो ना। फिर जो मेंग्याओ था वो अंदर जाता है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके बाहर लाता है और कहता है, अरे यार, ये इतना भी क्या खास था कि इसे ताबूत में बंद कर दिया, एक तलवार और पेपर के टुकड़े के लिए। इतना बोल करके वो उसे बाहर निकालता है और उसे टेबल पे रख देता है। जैसे वो उसे टेबल पे रखता है तो वो सभी चीज़ों को देखता रहता है, अच्छा अब समझ में आया, ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल तलवार है, देखो तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, भारी कितनी है। और ऊपर से ये पेपर्स, फिर विंग ना वो सारे पेपर्स को उठा के लाता है जिसमें ना वांगजी के पिक्चर्स थे, विंग की पिक्चर्स थी, और वहाँ पे कुछ दस्तावेज वगैरह लिखा हुआ था। तो वो सभी चीज़ें रख देता है और कहता है, ठीक है, हम डायरेक्ट ना डायरेक्टर को इसे सबमिट करने वाले हैं। तो हाकान कहता है, क्यों ना हम इसे ओपन करके देखें। इतना सुनना हुआ ही था तो मिंग्याओ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी मतलब, हम इसे ओपन करके देखें, ऐसा थोड़ी होता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, वो मैं तो मिंगेओ कहता है, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पे देखने आए हो कि ताबूत में क्या है। तो कहता है, हाँ हाँ, मैं इसलिए आया था, क्या मैं नहीं आ सकता था? मिंगा कहता है, बराया, देख लिया, खा लिए, अब जाओ। इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते भर हकान सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, विंग के बॉडी से वो स्मेल तो आ रही है बट उस ताबूत के अंदर कोई भी शख्स नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है बट स्टिल वो बहुत कंफ्यूज था, और ऊपर से वो विंग से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। विंग भी एक पल के लिए डर गया था हाकान की हरकतें देखकर, बट फिलहाल से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। वापस से वो सभी चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और अंदर से भी ना चीज़ों को जैसे जीवाश्म कैसे जांचते हैं तो वैसे करके कंट्रोल करके उसे और उसे चेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो कर रहा होता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोनोकार्बनिक जैसे कि एज पता करना, तो वो एज पता करने की कोशिश कर रहा होता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो सभी चीज़ें कर लेने के बाद शाम के वक्त पे न्यू मिंजो के पास जा करके वो तलवार, वो दस्तावेज, सभी चीज़ें को ना वो वहाँ पे सबमिट कर देता है। पिक्चर्स जितना भी निकाले था, फाइल वगैरह को वो रख देता है और बोल देता है कि सर हमें बस इतना ही मिला है। सब कुछ हो जाने के बाद विंग विंग ना वांगजी के बारे में सोच रहा होता है, पर वो कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो कॉल करेगा तो फिर वांगजी उठाएगा भी नहीं और उसे पता भी नहीं कि बात कैसे करते, दूर संचार कैसे की जाती है, उसे आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए वो ना चुपचाप से वेट कर रहा होता है कि वो घर चला जाएगा जल्दी। इस पे मेंगा उसे कहता है, हे हम सब कहीं ग्रुप्स में मिले क्या, कल वीकेंड होने वाला है। तो विंग कहता है, क्यों, ऐसी क्या कोई खास बात है जो हमें मिलना चाहिए? तो कहता है, हाँ मुझे तुम्हें मिलवाना है अपने बॉयफ्रेंड से। तो कहता है, अच्छा बॉयफ्रेंड से, अच्छा ठीक है, तो फिर हम प्लान करते हैं। तो मेंगा वो हैप्पी हो जाता है और कहता है, ठीक है, तो फिर हम कैफेटेरिया में या फिर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो जैनब कहती है, रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, और इतना बोल करके और वो जो जैनब थी वो वापस से सौरभ को कॉल करते हुए वहाँ से चली जाती है
और जो विंग था वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है और मिंग स्कूटी लेकर के और वो भी जो सीजन थे उससे मिलने के लिए वो चले जाते हैं। अब इधर जो हाइका हकान बच गया था वो ना वापस से उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो ताबूत रखा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे कदमों के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। जस्ट बिकॉज़ उसे बहुत कुछ जानना था, पर वापस से वो कमरा नहीं खुलता है क्योंकि वो विंग के अंडर्स में था और वो ना चाहते हुए भी वहाँ से वापस खाली हाथ लौटता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था खाली हाथ लौटने के अलावा। तो वो वहाँ से लौट जाता है और विंग घर आते ही वांग जी को देखता है जो कि सोफ़ा पे ना लेटा हुआ था। तो विंग उससे कहता है, "क्या तुम बोर हो रहे हो?" वांग जी कह देता है, "बोर?" तो कहता है, "आई मीन कि यहाँ पे रहते-रहते ऊब गए हो?" वो कहता है, "हाँ, कह सकते हो, पर पूरा दिन मैंने तुम्हारे घर को देखा, लोग इतनी ऊँची जगह पे रहते हैं। मतलब कि यहाँ से नीचे देखो, ऐसा लगता है जैसे कि सभी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं।" तो विंग कहता है, इसे बिल्डिंग्स कहते हैं। वैसे क्या तुम्हें पसंद नहीं है इतनी ऊँची जगह पे रहना?" तो वांग जी कहता है, "नहीं, मुझे खुली जगह ज़्यादा पसंद है। मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं छत पे चला गया था।" तो विंग चौंकते हुए कहता है, "छत पे गए थे? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं?" तो कहता है, मैं इस खिड़की से गया था" और बाहर वाले से दिखाता है। तो वांग जी उससे कहता है, ब लेकिन सच सच बताना तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना?" तो कहता है, "नहीं, मैंने कहा ना कि मैं इस खिड़की से गया था और दूसरी बात ये कि मैं गया और बहुत तेज़ी से गया, बहुत तेज़ी से उतर आया।" तो विंग कहता है, "कोई बात नहीं, कल मैं ना तुम्हें ले जाऊँगा घुमाने के लिए और मेरे फ्रेंड है एक, मतलब मेरा दोस्त है, तो दोस्त का एक बॉयफ्रेंड है, मतलब कि दोस्त का दोस्त है, तो मैं उससे तुम्हें मिलवाऊँगा, ठीक है ना?" फिर वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, "ठीक है।" फिर विंग ना खाना बनाता है फ्रेश होने के बाद और वांग जी उसके बॉडी को, जो फ्रेश बॉडी था ना विंग का, वो स्मेल कर रहा होता है। वांग जब विंग खाना बना रहा होता है तो वांग जी उसके पीछे आता है, जहाँ कल फैंक्स गिराया था वहाँ पे फिर से उसे ना शक करने लगता है। तो विंग को लग रहा था कि मतलब उसकी बॉडी ना झुनझुना रही थी। तो कहता है, "ये क्या कर रहे हो?" वांग जी कहता है, "कुछ नहीं, तुम्हें थकान तुम्हारी ना उतार रहा हूँ मैं।" तो इतना बोल करके वो थोड़ा-सा ब्लड सक करता है, फिर उसे अच्छा लग रहा होता है। फिर वो विंग के ना वहाँ पे नेक पे ना किस करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है, "वैसे माना कि मैं तुम्हारा ब्लड स्लेव हूँ, बट मुझे फ़िलहाल से कुछ याद नहीं है, तो ये करना ज़रूरी है?" वांग जी कहता है, "एक वैम्पायर होने के नाते तुम्हारे लहज़े में कहा जाए, तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा रहा, उल्टा मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। फिर भी मैंने बहुत सहा है, तुम्हें तुम्हारी याद मुझे बहुत आई है, बट मैं अब खुद को रोक नहीं सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।" वांग जी की बातें ना विंग के तो थोड़ी बहुत समझ में आ ही रही थी, बट फिर भी वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस से अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। खाना बन जाने के बाद वो सूप वाला आइटम वांग जी को देता है पीने के लिए, खाने के लिए, उसके बाद वो खा लेता है। खाने के बाद वांग जी फिर से अ, अपने बेडरूम में चला गया हुआ था और विंग जो था वो वापस से अ, जियांग को कॉल करके और उसको बता रहा होता आज का सारा काम। बट फ़िलहाल से वो कह नहीं सकते हम कि किस तरीके से और कितना देर तक वो बात करेगा, और वांग जी ने ये सारी सोच रहा था। फिर विंग के सो जाने के बाद ना वांग जी फिर से विंग को उठा कर के अंदर लेकर के आता है और कल वीकेंड होने वाला था, तो विंग वांग जी को आराम से पकड़ के सोया हुआ था। मॉर्निंग का अलार्म काटने के बाद विंग वापस से वांग जी के ऊपर ही आकर के चढ़ के सो जाता है और वांग जी को ना अजीब लग रहा था और वो विंग को देख रहा था। वांग जी को वो कस के ऐसे हग करा हुआ था जैसे लाइक पिल्लो, बहुत मोटा सा गद्दा उसके ऊपर वो लेटा पड़ा था। तो जो हमारा विंग था ना वो उसके ऊपर आकर के आराम से लेटा पड़ा था और वांग जी को कस के हग किए हुए था। वांग जी भी आराम से उसे पीसफुली सोने देता है। ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास विंग की नींद खुलती है, तो वो अपने आप को वांग जी के ऊपर देखता है और वो कहता है, गुड मॉर्निंग। फिर उसे देखते ही फटक से उठने को होता है कि वांग जी ने उसे कस के ना टाइटली पकड़े हुए था, तो वो हटा नहीं पाता उसे, और जैसे ही वो उसे नहीं हटा पाता है तो वो कहता है, "ये क्या कर रहे हो?" तो वांग जी कहता है, "कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, बस, और कुछ नहीं।" इतना बोल करके अब वो इनको अपने सीने से फिर से लगा लेता है। विंग वापस से कहता है, आज हमें घूमने जाना है, तो शावर ले लो, जैसे मैंने कपड़े पहनना बताया था ना वैसे पहन के बाहर आना, ऐसे मत आ जाना, ठीक है ना?" तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है और वापस से वो नहाने के लिए चला जाता है, फ्रेश होने के लिए। सब कुछ कर लेने के बाद वो कपड़े पहन कर आता है तो विंग उसे देखता है, फिर शर्ट्स को ना उसके अंदर टक कर देता है। टक करने के बाद उसे टाई पहनाता है, फिर कोट वेयर करवाता है और कहता है, परफेक्ट। वांग जी अपने आप को जब मिरर में देखता है वो शॉक्ड था, वो इतना ज़्यादा हैंडसम डैशिंग बंदा लग रहा था यार, मतलब किल्लर।
फिर विंग भी अच्छे से रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वांग जी से कहता है चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों कार में आते हैं। विंग ना ड्राइवर वाली सीट पे था, वांग जी पैसेंजर वाली सीट पे था। उसे देखते ही वांग जी ना कार को देख रहा था। ये कहता है ये क्या है? तो कहता है पुराने जमाने में ना घोड़ा गाड़ी हुआ, आई मीन की कैरेज कैरेज हुआ करते था। अभी ना ये मतलब उसी तरह का है, तो बस पेट्रोल पे चलती है। वांग जी कहता है ओ ठीक है। फिर विंग जब उसे चला रहा होता है तो वांग जी कहता है मुझे बोलते, मैं इससे ज़्यादा फास्ट तुम्हें पहुंचा देता। तो विंग हंसते हुए कहता है लोगों को बताना नहीं है ना कि इस शहर में खुलेआम एक वैम्पायर घूम रहा है जो कि खून पीने वाला है। तुम्हें मैंने बोला था ना जेल में ले जाके बंद कर देंगे, या फिर साइंस लैब ले जा करके वहाँ पे तुम्हारा चीर फाड़ करके तुम्हारे बॉडी के अंदर चेक करेंगे कि क्या क्या है तुम्हारे अंदर, और तुम कितना सारा खून पीते हो, वो खून कहाँ जाता है। कभी किसी को मत बताना कि तुम एक वैम्पायर हो, ओके ना? तो वांग जी कह देता है हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं वैम्पायर हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँ, रक्त पिचास? वो कहता है वो भी मत बताना, दोनों सेम ही होता है। हालांकि लोग समझेंगे तो नहीं, बट फिर भी बताना मत, ठीक है ना? तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो लोग आते हैं रेस्टोरेंट। कार को पार्किंग में लगाने के साथ ही जब वो बाहर आते हैं तो जैनब दिखती है। अब जो विंग था वो जैनब को जाके हक करता है और बोलता है हाय जैनब। वांग जी फटक से उसके पास आता है और उसे पीछे टम्मी से पकड़कर खींच देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है अभी के टाइम पे ऐसे ही गले मिलते हैं। तो वांग जी कहता है क्या मैं भी मिलूं? और इतना बोल करके वो जैनब को एकदम चिपक के गले लगा लेता है। विंग कहता है हाय मार डालोगे क्या? उसकी हड्डियां क्रैक हो जाएंगी आराम से, हल्का सा। फिर वो ऐसे गले लग के दिखाता है, कहता अच्छा तो सबसे मिलना? कहता नहीं नहीं, जो हमारे दोस्त होते हैं बस वही। तो वांग जी कहता ओके ठीक है। फिर जो जैनब थी वो कहती ये कौन है? कहता ये कंट्री साइड से आया है तो इसे शहर के रूल्स नहीं पता, दैट्स वाई ये ऐसी हरकतें कर रहा है, बुरा मत मानना। तो जैनब कहती है वैसे ये है कौन? तो वो कहते हैं जैनब की बात सुनने के बाद विंग कहता मेरा होने वाला हस्बैंड। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, और ऊपर से जैनब हाँ करके उसे देख रही थी। तो कहती तुम्हें कोई एतराज नहीं है, तुम एक गांव के लड़के से शादी कर रहे हो? विंग कहता है तो प्रॉब्लम क्या है, गांव के लड़के इंसान नहीं होते क्या? वो यहाँ रहेगा तो यहाँ की सारी चीज़ें सीख जाएगा ना, जैसे हम बेबी को सब कुछ सिखाते हैं वैसे हम इसे भी तो सिखा सकते हैं ना। जैनब कहती है हाँ बट फिर भी। कहता प्लीज जैनब अब ये मत कहना कि ये हमारे सोसाइटी से मैच नहीं करता, ये दिस इज ओल्ड। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें पसंद है तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ, इतना बोल करके। और वो दोनों कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब कन्वर्सेशन हो जाने के बाद वो लोग अंदर आ रहे होते तीनों। आते ही मींगा कहता हे हाय। फिर विंग उससे गले मिलता है। फिर जैनब से भी। तो वांग जी कहता है क्या मैं भी मिलूं? तो मींगा कहता है हाँ क्या? और वो कहता है गले। तो मींगा अपने आप को क्रॉस कर लेता, कहता नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम स्ट्रेंजर हो। विंग हंसने लगता है, कहता है जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त है, ओके। वांग जी कहता अच्छा तो मतलब ये तुम्हें जानते हैं? तो विंग कहता फिर कहता मीट माय हस्बैंड। और इतना बोल करके वो वांग जी को इंट्रो कराता है। वांग जी का सीना लाइक चौला ओढ़ा था। फिर वो तीनों अंदर आ जाते हैं और साथ में मींगा भी। जैसे ही वांग जी सीजन को देखता है तो वो पूरा कैब कमरा था एक जिसको बुक करा हुआ था, वांग जी सीधे जाता है सीजन को लेकर दीवार पे थ्रो आउट करता है और उसको हवा में लटकाए हुए था, एकदम दीवार के ऊपर चढ़ा करके बोल रहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी वजह से पिछले पास्ट लाइफ में विंग मुझसे अलग हो गया, मुझे ताबूत में जाना पड़ा, और तुम यहाँ पे ये। हाँ। तो वो सीजन कहता है वांग जी मुझे नीचे उतारो प्लीज़, वांग जी मुझे नीचे उतारो। और वो ऐसे करा था। तो कहता अच्छा तो तुम्हें याद है, हाँ तुमने इंसानों को अपना अपना शिकार बनाया हुआ है, तुमने उसके दोस्त को परेशान किया हुआ है। अब मींगा ना बोल रहा है विंग विंग प्लीज़ उसे बोलो नीचे उतारो। वो क्या कर रहा है? विंग कहता है वांग जी प्लीज़ प्लीज़ उसे नीचे उतारो, प्लीज़ पहले नीचे उतारो। वांग जी उसको नीचे छोड़ता है, वो खड़ा हो जाता है, कहता है वांग जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाई। वांग जी ने एक मुक्का धर के देता है सीजन को, कहता मेरा भाई नहीं है तुम। कहता हाँ मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, तुम्हारा भाई मर चुका है, मेरा रिवर्थ हुआ है, जैसे विंग का हुआ है, जैसे विंग ह्यूमन है वैसे मैं ह्यूमन हूँ। फिर वांग जी ने उसका गला दबा देता है और कहता है अच्छा तो तुम विंग को पाना चाहते हो फिर से? ऐसा नहीं होगा। तो सीजन कहता पहले मेरी बात तो सुनो प्लीज वांग जी, प्लीज लीव मी। सीजन के ऐसे हालत देखकर मींगा भागता है तो विंग भी भागता है और वांग जी को ना खींचने लगता है। वांग जी कहता है अगर तुमने विंग को मुझसे अलग करने की कोशिश भी की ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना तुम। पहले तो वांग जी की हालत देख करके वो उसे अब वो हाँ कर रहा होता है, जैनब देख रही होती है और जैनब ना
फटक से कहती विंग अपना लेफ्ट हैंड इसके ऊपर रखो। तो विंग कहता क्या? कहता मैंने कहा अपना लेफ्ट हैंड इसके ऊपर रखो। जैसे ही लेफ्ट हैंड रखता है वांग जी ठंडा हो जाता है और उसका गर्दन छोड़ देता है और वो विंग को देखते हुए कहता क्या किया तुमने? विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो सब आके कुर्सी पे बैठे हुए थे और वांग जी भी लाइक मैं तुम्हें मार डालूंगा। निंगा कहता है ये कौन है? ये है कौन ये शख्स? इसको धनी के पेड़ पे जाके लटकाओ। ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? हाँ तो इतना बोलना हुआ ही था। तो वो कहता है पहले बात तो सुन लो। फिर वो विंग ना सारी बातें बता देता है। जैनब भी सुन रही होती है। सीजन कहता है और ये सब कुछ मैंने ही किया था बट उस टाइम जोन में मैं एक वैम्पायर था। आई मीन कि रक्त पिचास हम बोल सकते हैं। तो कहता है रक्त पिचास? तो अभी कहता है अभी मैं एक इंसान हूँ और कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता रीता बोल करके। और वो आराम से ना विंग की सारी बात सुन लेने के बाद जो मेंग्याओ था ना वो वापस से विंग से कहता है प्लीज़ कोई गलत फहमी हुई है विंग, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सीचन कहते हैं नहीं ये सच कह रहा है, ऐसा ही हुआ था। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे बस इतना याद है कि जब मुझे ताबूत से निकाला गया था मेरे ऊपर एक खंजर था। हालांकि मैं उस खंजर को छूना नहीं चाहता था पर ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मुझे कमांड कर रहा है। मैं कहाँ था मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बस पानी के ऊपर से दौड़ता हुआ वापस से चाइना की तरफ बढ़ा था। वहाँ आते ही सबसे पहले मैं अपनी मेंशन के सामने खड़ा था। उसके बाद मुझे विंग दिखा और फिर मैं विंग को देखते ही उसके पीछे भागा। विंग जंगल की तरफ भागा और फिर मैं उसे पहाड़ के ऊपर चोटी पर ला करके उसे मार करके मैं खुद भी मर गया। और जब मैं मर रहा था तब मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था। इवन मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। ये सारी बातें बोलते हुए सीजन उसे कह रहे थे। और हाँ वांग जी मैं इस बार इंसान के रूप में पैदा हुआ जिस तरह से विंग है। मैं कोई वैम्पायर्स नहीं हूँ बट हाँ एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारे अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और विंग के लिए शायद खतरा है या शायद तुम्हारे लिए भी। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है आपका? वांग जी की बात सुनने के बाद सीजन कहता मुझे नहीं पता पर कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नहीं होनी चाहिए बट हो रही हैं, इसीलिए मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। और यकीन मानो मैं पिछले लाइफ को नहीं दोहराना चाहता क्योंकि मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी और मैं उसके साथ बहुत बहुत खुश हूँ। ये बोलते हुए जो हमारा सीजन है ना वो मेंगाओ को देखता है और उसे कहता है कि फाइनली जिस तरह से तुम्हारा ब्लड स्लेव्स विंग है ना उसी तरीके से मेरा ब्लड स्लेव्स तो नहीं कह सकते बट मेरा पार्टनर मुझे मिल गया है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ विंग की जान को खतरा है इतना बोल कर और वो उसे देख रहा होता है। वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता। देन उसके बाद जैनब कहती है गाइस वैसे हम लोग को खाना खाना चाहिए है ना। खाना वाना खा लेने के बाद विंग ना जैनब से कहता है जो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा क्या वो सच है? और वो तीनों बाहर आ गए थे और सीजन वो दोनों कार में बैठ के चले गए हुए थे। जैनब कहती है हाँ तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो एक जादुई अंगूठी है जिसे मैं होल्ड कर सकती हूँ विंग। विंग कहता क्या मतलब? फिर जैनब अपनी आईज चेंज करती है तो बिल्ली की जैसे आईज हो गई थी। वो कहता देखा मैंने उस दिन देखा था ना। तो कहती है हाँ तुमने देखा था। दूसरी बात ये कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ दैट्स वाई मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कुछ तो बुरा होने वाला है, मेरा यकीन करो ठीक है ना। तो वो कह देता है ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी बात बट प्लीज़ मुझे बताओगे कि सबसे क्या होने वाला है। तो जैनब कहती है कुछ नहीं हकान मुझे ठीक नहीं लगता तो हमें हकान के ऊपर नज़र बना के रखनी है। विंग कह देता है क्या मतलब? कहता है कुछ नहीं अजीब सी लगती है जैसे कि वो एक वेयर वुल्व्स हो। तो विंग कहता है अब ये क्या होता है? तो जैनब कहती है वो वैम्पायर्स के दुश्मन होते हैं जस्ट लाइक कि दोनों खून पीने वाले होते हैं, दोनों अलग टाइप्स के होते हैं पर फ़र्क इतना है कि वैम्पायर्स ज़्यादातर अंधेरे में राज करते हैं और वो भी पर वो दिन के उजाले में हमारे सामने आ सकते हैं। वैम्पायर्स इंसानों के संपर्क से दूर रहते हैं। मुझे ये ब्लड सेल्फ का आइडियाज़ तो नहीं पता बट इतना पता है कि वेयरवुल्फ से वो कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं और जहाँ पे दो ताकतवर इंसान होती है तो दुश्मनी अपने आप ही हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स में बनती नहीं है। और इस सब के बीच में तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है? तो विंग कहता है गोल्डन ब्लड रेशियो। तो कहता है गोल्डन ब्लड? तो विंग कहता है हाँ मेरे पास गोल्डन ब्लड है तो हो सकता है कि उन्हें मेरी ब्लड की ज़रूरत हो। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। विंग कहता है होने देने की बात नहीं है
पहले तो पता तो चले कि आफ्टर ऑल ये क्यों हो रहा है। इतना बोल करके जो विंग था वो एक दूसरे को देख रहे होते। जैनब कहती मेरे पास जादुई खंजर है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। और इतना बोल करके वो अपना खंजर दिखाती है, पर्स में था। भंग जी कहता है ये खंजर तो गगो के पास था ना। विंग कहता है क्या मतलब। कहता है इसी खंजर से तुम्हारी हत्या हुई थी, तुम क्या भूल गए हो। जब विंग उसे गौर से देखता है तो उसे याद आ जाता है कि सीजन के हाथ में। फिर वांग जी जैनब को गला पकड़ लेती है, कहती तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो जैनब कहती है मुझे नहीं मिला, ये मेरे पूर्वजों को मिला था और ये पास ऑन हो रहा था सबको। और उस दिन मैंने जब विंग को दिखाया तो विंग का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था, तो मुझे लगा शायद उसे नहीं पता है। बट सच कह रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों को बस पास ऑन हुआ है, हमने किसी को। तो वांग जी कहता है इसका मतलब तो वो गगो को खंजर देने वाले तुम्हारे पूर्वज थे। तो जैनब कहती ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कहीं और से आया हो। हमारी जो मॉम थी ना वो कहा करती थी कि हमारे जो पूर्वज थे उनको नदी के किनारे मिला था, एक पहाड़ के नीचे। और कैसे मिला मुझे नहीं पता। तो उसके बाद से ये पास ऑन हो रहा है क्योंकि हम लोग तंत्र साधना करते हैं और हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे। तो जानब कहती आप परेशान मत होइए, फिर अपनी पावर्स को बचा के रखिए अगले रेड मून तक। इतना बोल करके और वो जैनब को वहीं पे ना विंग को छोड़ करके वो चली जाती है। विंग और वांग जी वापस से कार में आकर बैठ गए थे और कहते हैं क्या हुआ। वांग जी कहता है ये सभी चीज़ें फिर से रिपीट क्यों हो रही है विंग। तो विंग कहता है जैसा कि उसने कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर उसे मेरा गोल्डन ब्लड चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे पीछे ही आएगा ना, तो रिपीट तो होगी ही। आपका इस तरह से ताबूत से बाहर आना, मेरा गोल्डन ब्लड का रेशियो होना, वो खंजर मिलना, मेरे हाथ में ये जादुई अंगूठी का होना, कहीं ना कहीं इस बात का इशारा तो कर रहा है ना कि कुछ तो होने वाला है। इतना बोल करके और वो ऐसे बोल रहा होता है। तो जो हमारा वांगजी था वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। वांगजी भी इनको गले लगाते हुए कहता है कुछ भी हो पर मैं तुम्हें खोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। पूरे 100 साल बाद मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, वो जो कोई भी है मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतना बोल करके वो विंग को गले लगा लेता है। वांग जियो और विंग दोनों खाना खा के आए ही थे, वो सो जाते हैं। रास्ते में मिंग याओ बहुत ज़्यादा सैंटी था और कहता है ये सब क्या है, आपने मुझे नहीं बताया कि आप एक वैम्पायर थे। तो सीजन कहते हैं क्या बताता कि मैंने अपने भाई के ओमेगा का कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करता था। पता नहीं क्यों, मेरा पागलपन था वो। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पे याओ। क्या तुम्हें मुझसे नफरत है। मिंगो कहता है नहीं, बट अगर ये लाइफ मिला है आपको तो ज़रूर कोई ना कोई राज छुपा होगा ना। सीजन कहते हैं हाँ, उसकी बॉडी से ना अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मिंगयाओ कहता है क्या वो उसके बॉयफ्रेंड की कि नहीं, उसके बॉयफ्रेंड की तो आ ही रही थी पर उसके अलावा भी ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जैसे कि कोई तो है। तो कहता है हाकान, क्योंकि वो हमेशा ना विंग को ना ऐसे टच करता है और उसके बॉडी को स्निफ करता रहता है। तो वो कहता है ये हाकान कौन है। कहता है हमें नहीं पता, बट जो भी है वो उसे विंग के साथ हमेशा चेप होने में मन लगता रहता है। फिर इतना बोल करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरीके से जो विंग और मिंगिया था ना वो वापस से काम वाम करना स्टार्ट कर दिए थे। विंग ना मिंगिया से ज़्यादा कुछ कहता नहीं था। मिंगिया को भी पता था कि वांगजी को लेकर के विंग के मन में थोड़ा सा गुस्सा है और बस काम कर रहे होते हैं। मिंगिया विंग से कुछ कह नहीं पा रहा था। तो विंग उसे कहता है स्ट्रेस मत लो, हम पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल वे में कभी नहीं आने देंगे, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो लोग वापस से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब विंग को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था बट फिर भी वो क्या कर सकता था, इसीलिए वो वापस से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हाकान, वो कंफर्म होना चाहता था कि उसके पास क्या वांगजी है या नहीं है, इसलिए वो शाम के वक्त में काम खत्म होने के बाद वो विंग को बुलाता है उससे मिलने के लिए छत पे। वो भी जहाँ पे जैनब जो थी वो सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट 30-40 आइटम्स थे जिसमें से उसने ऑलमोस्ट 17 या 18 आइटम्स को क्लीन करके उसका पूरा बायोडाटा बना लिया हुआ था। वो ना जो हमारे जो नीमिन जो थे उसे जा रही थी वो सबमिट करने के लिए, तभी उसे रियलाइज्ड होता है कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा है और वो देखती है कि एक शख्स ऊपर है। देन वहाँ से वो कूद गया तो हाका, तो वो डर जाती है और वो ढूंढना स्टार्ट करती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक से उसे बीजन आए थे। दैट्स वाई तो वो जल्दी से भागती है। पहले तो फाइल सबमिट करना था, वो वापस से फाइल लेकर आ जाती है और कहती है मिंग से कि विंग कहाँ है। तो विंग
के बारे में सुन करके वो कहते मुझे नहीं पता, वो अंदर ही था, पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ छत पे हाकान विंग से कहता है कि विंग, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। विंग कहता है हाकान ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और सच कहूँ तो वो मेरा हस्बैंड है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज़ इन सभी चीज़ों को बंद करो और ऐसी हरकतें करना भी। हाकान की बात सुनने के बाद विंग की बात सुनने के बाद हाकान कहता क्यों, क्या वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है तुम्हारे लिए? इतना बोलकर वो एक अलग से ना ईविल स्माइल कर रहा होता है। विंग कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना ज़्यादा प्रीसियस है और क्या है। जैसे ही वो बोल के मुड़ता है जाने को होता है, जो हाकान था ना वो विंग को सीधे लेता है गोद में और उसी बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। विंग ना चीख पड़ता है, पर जैसे ही वो चीखता है देखता है कि हाकान की ना बॉडी साइज चेंज हो रही है। हकान एक ब्लैक बेयरवुल्फ में चेंज हो गया था और वो उसे लेकर के जंगल की ओर भाग जाता है। सड़क पे वो नहीं चल रहा था, वो बिल्डिंग से कूदा, बैकयार्ड की तरफ भागा और वहां से वो कूदते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है, हाईवे से होते हुए। और वो जंगल के बीचों बीच उसे ले जाता है और वहां जाकर के वो चिघाड़ना शुरू कर देता है। उसकी चिघाड़ सुन करके जितने भी वहाँ के लोग थे ना वो सब आगे हुए थे। और जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो बीच में बैठा हुआ था। उसके हाथ ना पत्ते पे पड़ते ही ना ब्लड आ जाते हैं और ये ब्लड की वजह से वांगजी की आईज अचानक से चेंज हो जाती है और वो हाँ करता है एंड देन सीधे भागना स्टार्ट करता है। वो दरवाज़ा खोल के नहीं, विंडो से कूद के वो भी ऊपर बिल्डिंग से नीचे आया था और वो जंगल की तरफ वो भी भागना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पे वांगजी पहुँच चुका था और जब वांगजी पहुँच चुका था तो वहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्व्स थे। हाकान वो वापस से इंसान फॉर्म में आ जाता और कहता आह देखो, वैसे मेरी ना तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ना डेल्टा किंग बनना है, तो मुझे एक वैम्पायर को मार करके उसका दिल निकालना होगा और उसके दिल को खाना होगा, तो मुझे उसकी पावर्स मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने विंग को चुना, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर से तुम्हारी स्मेल आ रही थी, एक मरे हुए डेड बॉडी की स्मेल। इतना बोल करके हकान उसे प्रपोक करता है। भागजी कहता है अगर मेरे विंग को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहता आह, मुझे तुम दोनों का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। मैंने कहा मैं तुम्हें मारूंगा ना कि उसे, फिर उसके बाद मैं उसे अपना बना लूंगा, फिर वो मेरा पार्टनर बन जाएगा। वैसे भी वैम्पायर्स हो या फिर वेयरवुल्व्स, उसके तो एक ही पार्टनर होते हैं ना। विंग को मैं बहुत पहले से पसंद करता हूँ, पर अचानक से तुम उसकी लाइफ में आ जाते हो हस्बैंड बन करके, दिस इज़ टू मच। और इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैनब, उसकी आईज भी ना चेंज हो गई थी और वो विंग को ढूंढ रही थी, पर विंग कहीं नहीं मिला। वो नीचे आते ही मेंगा उसे कहती है याओ, विंग नहीं मिल रहा है, क्या क्या उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? इतना सुनना हुआ ही था तो वो मेंगा कहता है पता नहीं क्या होने वाला है, बट खुदा ना खासा कि कुछ गलत हो जाए। इतना बोल करके वो लोग पूरा ढूंढते हैं और उसके बाद विंग नहीं मिलता है तो जो जैनब थी ना वो सोराब को कॉल करती है और कहती है क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? सोराब कहता है मैं रास्ते में हूँ, क्योंकि विंग के ऊपर खतरा है और हमें अपने प्रोटेक्टर को बचाना है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मेंगा था वो सीचन को कॉल करके बोल देता है। सीचन भले ही वैम्पायर्स नहीं थे, पर उसे फ्लैशेस आते थे और वो देख सकता था एज अ फ्यूचर, जैसे जैनब देख सकती थी, क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत पावर्स थी, बट वो ब्लड सकिंग नहीं था अभी फ़िलहाल से। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसे देख पा रहा हूँ, जंगल के बीचों बीच है, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके और वो वहाँ से सीधे चल देता है उसे बचाने के लिए। अब इधर जैनब और मेंगा वो दोनों भी जंगल की तरफ भागते हैं, सौरभ भी जंगल की तरफ भागता है और इधर जो हमारे सीजन सीजन थे वो भी जंगल की तरफ भागते हैं। अब जंगल में विंग बीच में बेयारवुल्फ से घिरा हुआ था और हाकान और वांगजी के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों ह्यूमन फॉर्म में फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पे ना वांगजी कम था ना हाकान कम था। हाकान को उल्टा इतने सारे स्टंट्स वगैरह आते थे, ताइची, कुंफू, कराटे, और वांगजी ओनली फॉर कल्टीवेटर मास्टर था जो कि तलवार से लड़ना जानता था। ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे लड़ा जाता है उसे नहीं आता था, तो वो पीछे हो रहा था और कितनी बार गिर भी चुका था। हाकान को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा था कि वो उसे हरा पा रहा है। तो उन दोनों में भयंकर फाइट हो रही थी ऑलमोस्ट आधे घंटे तक और वो दोनों ना अधमरे हो चुके थे। अब वांगजी के बॉडी से तो ब्लड आ नहीं सकता क्योंकि वो लोग खुद ब्लड सकिंग होते हैं, पर हाकान के बॉडी से ऑलमोस्ट ब्लड आ ही गए थे। उसके बाद वांगजी अपनी पूरा जोर आजमाइश लगा करके हाकान को पकड़ता है, हाथ मोड़ता है, उसके गर्दन के ऊपर फैंग्स गराने को होता है। तैसे ही वहाँ पे जैनब, सौरभ और उसके बाद मिंग्याओ और सीचन सब आ गए थे। और आते ही सौरभ उसे कहता है प्लीज़ इसे मत मारना।
ये मेरा भाई है। सौरभ की बात सुन करके वो कहता है क्या कहा? विंग कहता है कि ये सब क्या हो रहा है जैनब? जैनब भी शॉक चल कहती है क्या कहा तुमने? कहता हाँ, उसे डेल्टा किंग बनना है, दैट्स वाई वो ऐसी हरकतें कर रहा है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम बस पीसफुल इस लाइफ टाइम में रहना चाहते हैं, पर इसे न जाने क्यों डेल्टा किंग बनने का भूत सवार है। तो जैनब कहती है डेल्टा किंग तो तुमने मुझसे छुपाया कि ये तुम्हारा भाई है? सौरभ कहता है कि हाँ, हालांकि हमारे मॉम्स अलग है पर हमारे डैड एक है, और डेल्टा किंग बनने के लिए वैम्पायर का दिल चाहिए होता है, जिसको अगर हम खा लें तो उसकी पावर्स हमें मिल जाती है, जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। और दैट्स वाई वो वैम्पायर्स को ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने ताबूत की बात भिजवाई, उसे पता चल गया था, क्योंकि हमारे टीम में से किसी ने धोखा करा था, तो इसे पता था, इसलिए ये इसके पीछे पड़ा होगा। हाकान कहता है भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। साराब कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, ये तुम्हारी करनी है, तुम्हें इसका फल मिलेगा। वांगजी ना उसको सीधे उसके नेक में कराता है, देन खून पीना स्टार्ट कर देता है। खून पीने के बाद हाकान ऑन द स्पॉट वहीं मर गया था। पर जितने भी वेयरवुल्व्स थे ना, उनसे कौन बचाए अब वांगजी को और विंग को? इसलिए वेयरवुल्व्स थे ना, वो विंग के ऊपर जैसे हमला करने को होता है ना, सीचन ना कहते हैं कि अगर वो खंजर होता ना तो मैं इन सबको मार डालता। तो जैनब कहती है कि वो खंजर मेरे पास है। इतना बोलकर वो अपने बैग से वो खंजर निकाल कर सीचन को देती है, और सीचन ना उन सबको मारने के लिए दौड़ता है। अब जैसे वो खंजर था ना, वो हर एक वेयरवुल्व्स के सीने पे उतारता जा रहा था, और एक एक करके वो सारे वेयरवुल्व्स ना मर जाते हैं। लास्टली वांगजी और विंग बच जाता है, और वो दोनों बच जाते हैं। सीचन को हाथ में खंजर और खून दे करके वांगजी कहता है क्या तुम दोबारा विंग को मारने चाहते हो? सीचन उसके पास आते हुए कहता है नहीं, पिछले जन्म का मुझे कुछ भी दोहराना नहीं है, मैं बस इस जन्म में सब कुछ सही करना चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि कभी भी दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें मिला देना चाहिए, नहीं तो। रिता बोल करके वो अपने सीने का जो टमी था ना, उसको टी शर्ट उठा करके दिखाता है। कहता है रेड मून, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही दर्द नहीं मिलता वांगजी, मुझे भी मिलता है। हाँ, और अब मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती। इतना बोल करके वो खंजर को वापस से जैनब को दे देती है, और कहती है चलो यहाँ से। विंग के ऊपर ना थोड़ा बहुत हमला हुआ था, तो वो खरोच लग गया हुआ था उसको, और वापस से वो सब आ जाते हैं घर। अब विंग के अपार्टमेंट में थे सारे लोग, यहाँ तक कि सौराब भी था। तो सौराब कहता है मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हें डेल्टा किंग नहीं बनना? सौरभ कहता है इंसानों के बीच रहते हुए मैं भी इंसान जैसा बनना चाहता हूँ, ना कि कोई डेल्टा किंग। डेल्टा किंग कोई आसान काम नहीं होता है बनना, पूरे कौम की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और आप तो वैसे भी राजा थे ना। इतना बोलकर सौरभ नीचे बैठ जाता है और कहता है मैं आपके टाइम जोन से बिलोंग तो नहीं करता, इवन मैं चाइना से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो साउथर्न सिटी के मंगोलिया की तरफ से आया हूँ, जहाँ के लोग के ऊपर थोड़े बहुत प्रयोग करे गए थे, और ये प्रयोग किसी ने किसी के ब्लड की वजह से किया था। तब वांगजी को याद आता है कि उसने युद्ध में भाग लेने के लिए कुछ जानवरों को ना रेडी करने के लिए कहा था। तो वांगजी कहता है और वो मैं ही था जिसने ये आदेश दिया था कि कुत्तों के ऊपर ये प्रयोग करा जाए। तो इतना सुनना हुआ ही था। तो सैरब कहता है इसका मतलब आप हमारे मालिक हुए। इतना बोलकर सैरब बैठ जाता है, कहता है मैं अपने सारे कौम को लोगों को बताऊंगा कि हमारे राजा वापस आ गए हैं। जी कहता है मैं भी बस विंग के साथ अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ, हर उसके साथ खुशी किसी रहना चाहता हूँ। किसी की बुरी नज़र वो सीचन को देख के बोल रहे थे, बुरी नज़र लगने की वजह से ऐसा हुआ था। सीचन कहते हैं वांगजी क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले? वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी वजह से मेरा विंग मुझसे दूर हो गया, मुझे ताबूत में जाना पड़ा। हर 100 साल का लंबा इंतजार कम होता है क्या? इतना बोल करके वो अपने भाई को देख रहा होता है। सीचन कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ वांगजी। वांगजी कहता है इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वो विंग के पास बैठा होता है, उसके बैंडेज पट्टी वगैरह कर रहा था। हालांकि उसके ब्लड को देख करके सैरब को भी अजीब हो रहा था और वांगजी को भी। इसलिए जैनब जब देखती है तो मिंगयाओ से कहती है मिंगयाओ विंग की पट्टी तुम करो, क्योंकि तो वांगजी कहता नहीं मुझे खुद करनी है, मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो जैसे तैसे उसे कंट्रोल करता है, और सैरब दूसरी तरफ मुड़ जाता है। जैनब उसके पास आती है और अपनी आइज से उसके आइज को हिप्नोटाइज करते हुए इसे नॉर्मल करता है। एंड देन फिर वांगजी इसको पूरा मरहम पट्टी करके बिठाए हुए था। उसके बाद सब लोग कहते हैं तो एंड हो गया या और कुछ बचा हुआ है। सैरब कहता है कि मुझे बहुत जल्द ही वापस से कैंप जाना होगा, वरना लोग ढूंढना शुरू कर देंगे मुझे। बट हाँ, मैं अपने कौम को लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि हमारे किंग आ गए हैं। भंग जी कहता है रहने दो,
अभी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल से मैं यहाँ पे रह के यहाँ की चीज़ों को एडजस्ट करना चाहता हूँ और देखना सुनना चाहता हूँ कि कैसे लोग सर्वाइव करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे मेरा विंग मिल गया है, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सैराब सैराब कहता है, थैंक यू सो मच। आप आपने समझा इस बात को। मुझे लगा नहीं था कि। और इतना बोल करके और वो वापस से उसे ग्रीट करता हुआ जैनब को गले लगाते हुए वहाँ से चला जाता है। सीजन को अपने किए बहुत पछतावा था। हालांकि वो इंसानी रूप ले चुका था, लेकिन पछतावा तो था। इसीलिए वो कहता है, शायद से किसी जन्म में मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ वांग जी। तब क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? वांग जी कहता है, अगर आप अच्छा कर पाए तो मैं आपको ज़रूर माफ़ कर दूंगा गा। इतना बोल करके अरवो उसे देखता है। मींगा भी सीजन को लेकर के बाहर आ जाते हैं। विंग जो कि सो चुका था, वांग जी विंग को लेकर के बेडरूम में सुला देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मींगा और सीजन से कहते हैं कि एक दिन वो मान जाएंगे, आप परेशान मत हो जाइए, वो सब ठीक कर देंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपको अच्छा लगेगा। तो सीजन कहते हैं, हम कभी कभी ना किसी गलती की ना माफ़ी नहीं होती, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। मैंने जो किया, अगर उसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी शायद माफ़ नहीं करता। मैंने उसकी ओमेगा को उससे 2 बार छीन लिया, 2 बार उसे जन्म लेना पड़ा और फिर से 100 साल का इंतज़ार। किसी को भी बुरा लगता है। याओ, चलो चलते हैं। इतना बोल करके वो अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर देना वांग जी। वांग जी उसकी बातें सुन पा रहा था और वो कहता है, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं है गा। उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहता है, अब तो बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है विंग, और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, इस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, वो सभी चीज़ें। और उसके बाद वो उसके बगल में लेट जाता है। 6 मंथ बाद वांग जी पूरी तरीके से इंसानों दुनिया में रहते हुए इंसान की तरह हो चुका था। उसे जब भी प्यास लगती तो वो विंग का ब्लड पी लेता था। विंग खुद एक लैब रिसर्चर था, तो उसे वापस से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती तो जानवरों का ब्लड लाकर दे देता था। बस यही चल रहा होता है और वो दोनों हंसी खुशी रह रहे होते हैं। वांग जी और विंग के बीच में फिजिकली रिश्ता भी बन चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं साथ में रहते रहते तो अटैचमेंट हो ही जाती है ना। और वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ब्लड स्लेव ही मुझे उस ताबूत से बाहर निकालेगा। तो विंग कहता है, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एक वैम्पायर ह्यूमन के बीच में रह करके, वो भी बाबा आदम जमाने का, वापस से इतना अच्छा ह्यूमन बन सकता है। तभी मिंगाओ आते हुए कहता है, जल्दी जल्दी तुम दोनों लवर्स काम खड़ोगे या फिर बॉस को हम क्या जाके जवाब दे। तो जैनब कहती है, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के अपने पास बहुत सारी लव स्टोरियां हैं और हमें सुना सुना कर पकाते रहते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। मिंगाओ कहता, सही कहा, वैसे हम कल वीकेंड पे मिलने वाले हैं, तो सब क्या चले? वांग जी और विंग कहता है, तुम दोनों जाओ, हमें कहीं और जाना है। तो मिंगाओ कहता, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता है, वांग जी क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते? जी कुछ भी नहीं कहता है। तो विंग कहता, ठीक है हम आ जाएंगे। इतना बोलकर वो सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वीकेंड वाले दिन वांगजी, विंग, जैनब और सराब और उसके बाद सब आ गए हुए थे। तो जो सी साइड एरिया था वहाँ पे सीचन ना सभी के लिए खाने वगैरह लगा रहा होता है। वो आता है ना, तो पहले तो सब वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद सैराब जैनब से कहती है, चलो वहाँ से कुछ लाना है। फिर मींगा कहता है, अरे विंग मुझे ना कुछ मतलब कटलरी लाने हैं, तो तुम चलो ना, मैं वेटर को बोल के आता हूँ। फिर वो विंग को खींच के ले जाता है। तो विंग कहता है, तुम क्यों लेके आए मुझे? विंगा कहता है, तुम नहीं चाहते कि उन दोनों भाइयों के बीच के क्लेश खत्म हो? हाँ। तो वो कहता, हाँ वो तो है, बट क्या वांग जी माफ़ कर पाएगा? तभी सीचन वांग जी के पास आते हुए, पीछे से सारे लोग देख रहे हैं। वांग जी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो? वांग जी कहता है, नहीं, आपकी वजह से मैंने 2 बार विंग को खो दिया, अब की बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। तो सीजन कहते हैं, इस बार मैंने ही विंग को बचाया है उन सारे वेयरवुल्फ से, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे हार्म करूँगा? मैंने कहा ना, मेरे पास ब्लड स्लेव्स तो नहीं, पर मेरा पार्टनर्स तो है ना। इतना बोल करके वो उसे मिंग्याओ की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है, आप कुछ भी कर लीजिए, पर मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला। तो सीजन कहते हैं, माफ़ मत करो, फिर क्या तुम मेरे साथ नॉर्मल बात तो कर सकते हो ना? वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं। सीजन कहते हैं, हाँ, जिस भाई को मैं जानता था, बिल्कुल भी तुम वो नहीं हो। खैर छोड़ो। और इतना बोलकर वो गले लगा लेता है। उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांग जी। हाँ मैं जानता हूँ कि करवाहट बहुत ज़्यादा है, पर मुझे यकीन है कि एक टाइम के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और सारे लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं, हाँ सब कुछ अच्छा हो गया, पर फिलहाल से अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद सब आते हुए कहता, सब कुछ ओके ओके है? तो वांग जी मुंह बनाते हुए कहता, नहीं। विंग कहता, क्या मतलब? कहता, कुछ भी नहीं। फिर वो लोग सारे बैठ गए थे और सीजन कहते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर अच्छा है हम ऐसे ही हर वीकेंड मिले तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
इतना बोलकर सारे लोग चीयर्स करते हैं और वांग जी के पास ना ब्लड डाला गया था तो वो ब्लड पी रहा होता है और फिर सब बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और इसी के साथ ये ब्लड स्लेब का सीजन 2 भी समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।